हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, यानी आज हम स्टडी करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपकी डेट शीट देख रहा था अभी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की, तो मैंने उसमें देखा कि जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिया गया है। जैसे कि सिविल वाले बच्चों का आपका पहले अप्लाइड मैकेनिक्स का है 5 तारीख को, उसके बाद 6 तारीख को उनका BMW का आई थिंक सिविल वाले बच्चों का। देन आफ्टर 6 के बाद सीधे उनका पेपर होगा 16 तारीख को मैथ का। ठीक है, तो बीच में पूरे 10 दिन का टाइम है उनके लिए। कितना? 10 दिन का समय मिल रहा है पूरा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए। 6 से सीधे 16 को पेपर होगा मैथ का। इसी तरह से अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल का 5 को मैकेनिक्स का है, 5 के बाद फिर सीधे 13 तारीख को एक एग्ज़ाम है उनका, एंड 13 के बाद फिर 16 को मैथ का है। तो कहने का मतलब क्या है, बात करें सिविल की, सिविल वालों के पास 6 से लेके 16 तक 10 दिन का टाइम है, एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के पास मैं 20 की छुट्टी ले रहा हूँ, सिर्फ छुट्टियों को जो आपका बीच में गैप है पेपर के बीच में। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के पास 5 से लेकर के और 13 तक का बीच में गैप है। डेट मीन्स 8 दिन का टाइम मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के पास है। तो इन 8 से 10 दिन में हम पूरे मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब तक जो हम मैथ पढ़ रहे थे लगभग मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के 7-8 लेक्चर भी प्रोवाइड किए थे, जिसमें कि मैंने आपको कन्वेंशनल एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया था, क्योंकि तब तक क्लियर नहीं हुआ था कि आपके इस बार एग्जाम ऑनलाइन होंगे एंड ऑब्जेक्टिव होंगे। इसीलिए मैं आपको जिस तरह से आपके अब तक एग्जाम होते थे ऑफलाइन उसके वे में पढ़ा रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया, जैसा कि हमें टाइम मिल रहा है 8 से 10 दिन का, तो मैंने इस बीच आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है। इस बैच का नाम है लास्ट मोमेंट बैच, बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। और इस लास्ट मोमेंट बैच में जो आपका बीच का गैप है 8 से 10 दिन का गैप, इस 8 से 10 दिन के गैप में मैं आपको पूरे मैथमेटिक्स की तैयारी कराने वाला हूं, और इसमें हम सभी यूनिट को कवर करेंगे। पूरे का पूरे 14 चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे, बट वीडियोज आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होंगी, बहुत छोटी भी नहीं होंगी। मैं आपको सिंगल लेक्चर में पूरा यूनिट कवर कराऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कराने वाला, हम करेंगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से मतलब क्या है कि हम कम पढ़ के और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर टच करूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम को देना है। तो ध्यान से सुनिए हम किस वे में इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, एग्जाम होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कोई ऐसी इंडिविजुअल बुक भी नहीं है आपके पास जिससे कि आप उससे प्रैक्टिस कर लें। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा उससे आपके एग्जाम में आने वाले MCQ क्वेश्चंस जो होंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको ध्यान से इस बैच को ज्वाइन करना है। केवल 8 दिन बैच चलेगा। 8 दिन में मुश्किल से 8 लेक्चर आपको दूंगा मैं, सिर्फ 8 लेक्चर, 8 से भी कम लेक्चर बल्कि, और फिर भी मैं कह रहा हूँ 8 लेक्चर। तो 8 लेक्चर में पूरा मैथ कवर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं आपको 3 पॉइंट लिख रहा हूँ, तीनों पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। पहली चीज़ जो हम इसमें कवर करेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं मेरे साथ साथ। क्या करना है? शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब हर एक चैप्टर का 1 पेज के शॉर्ट नोट्स होंगे जो आपको लास्ट में रिवाइज करने हैं। हालांकि मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अगर आप साथ साथ अपने हाथ से लिखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पहली चीज़ आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। इन शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, तो इन शॉर्ट नोट्स में मैं आपको सबसे पहले चैप्टर का पूरा डिटेल समझाऊंगा। डिटेल से मतलब है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उस चैप्टर का मतलब क्या है। क्योंकि अभी हाल ही में BTech का एग्जाम हुआ था, और BTech के स्टूडेंट्स को जब मैं मैथ पढ़ा रहा था तो बच्चे बता रहे थे सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम आया था। और BTech का जो पूरा पेपर आया था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके सॉल्व करने वाले होते हैं बहुत कम पूछे गए थे। न्यूमेरिकल से मतलब क्या है दोस्तों, बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले। एक तो आप अपनी चिंता बिल्कुल दूर कर दो कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपका 2 से 3 लाइन के अलावा चौथी लाइन में भी सॉल्व हो। मुश्किल से 2-2 लाइन में सॉल्व होकर डायरेक्ट आंसर आएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल होंगे। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। इन शॉर्ट नोट्स में मैं आपको क्या लिखवाऊंगा, नोट पॉइंट लिखवाऊंगा। में नोट पॉइंट का मतलब क्या, जैसे हमने इंटीग्रल स्टार्ट करना है, मैं आपको इंटीग्रल के बारे में 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा कि इनसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे इंटीग्रल की डेफिनेशन में पूछ लेगा क्वेश्चन, उठा करके कह देगा जो इंटीग्रल होता है वो किसका अपोजिट होता है, तो आप बोल देंगे डिफरेंशियल का अपोजिट है, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे कह देगा जो इंटीग्रल का साइन होता है, इंटीग्रल का साइन, इस इंटीग्रल के साइन का क्या अर्थ होता है। या फिर आपसे कह सकता है समाकलन का मतलब क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इस तरह से, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट पूछेगा छोटे छोटे उठा के। उसके बाद आता
आता है दूसरा नंबर हमारा। इस तरह शॉर्ट नोट्स, हालांकि इंटीग्रल में शॉर्ट पॉइंट कम बनते हैं, केवल फॉर्मूले और क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे ना, स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, एंड आपका समतल हो गया, प्लेन जो है, अंतरिक्ष में बिंदु हो गया, सर्किल हो गया, इन सब पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनते हैं और वो क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2D 3D ज्योमेट्री आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उनके शॉर्ट नोट्स आपको ज़्यादा काम आएंगे। हालांकि इंटीग्रल में शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, इसमें केवल फॉर्मूले और क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। आगे जो चैप्टर आएंगे 2D 3D ज्योमेट्री के, उन पर बनते हैं शॉर्ट नोट्स। तो मैं आपको पूरे मैथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ इंटीग्रल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ हम क्या पढ़ाएंगे आपको, शॉर्ट नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा यहाँ, वो प्लीज़ करके सभी को साथ साथ लिखना है ना, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। आप भरोसा कीजिए मेरा, इन 8 लेक्चर्स को लगभग, ये लास्ट मूवमेंट बैच जो मुश्किल से 8 दिन चलेगा, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, भरोसा कीजिए, ठीक है। फिर भी 100% गारंटी तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन आपको अच्छे नंबर से पास करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्लियर ना। शॉर्ट नोट्स के बाद दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें पढ़ने हैं इनके फॉर्मूले, ठीक है। अब फॉर्मूले को प्लीज करके आपको रटना नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चे रटने लग जाते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कौन सा फॉर्मूला किस तरह से आया, तो आपको समझ करके इजीली याद हो जाएगा। और मैं कोशिश भी करूंगा जो रटने वाली चीजें हैं उनको भी आपको तरीके से और ट्रिक से याद करा दूं, ठीक है ना। आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना, मेरा भरोसा कीजिए। मैं आपको हर एक लेक्चर 2-2 घंटे का दूंगा, सिर्फ 2-2 घंटे का। जैसे मुझे ये 5 चैप्टर आपके सामने मैंने लिखे हैं, पूरे 5 चैप्टर आज ही के आज इसी सिंगल लेक्चर में कवर करा दूंगा, पूरे 5 चैप्टर, देखिएगा किस तरह से, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गया, फॉर्मूले हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके केवल फॉर्मूले पर आएंगे, केवल फॉर्मूले पर 8 से 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे। जब बीटेक में आए हैं तो इसमें तो आने ही आने पक्के, ठीक है। तीसरी चीज बात करें, थर्ड चीज हमारी शॉर्ट नोट्स हो गए, फॉर्मूले हो गए, एंड हमारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। या तो आप इसको नाम दे सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जो एक एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन। या फिर आप इन्हीं को कह सकते हैं क्या, एमसीक्यूज। मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। केवल शॉर्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, कोई बड़ा क्वेश्चन टच भी मत करना भूल कर भी। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं भी है तब भी आप अपनी बुक के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लगा सकते हैं जो 2 से 3 लाइन में सॉल्व होकर के उनके आंसर आ रहे हैं। उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों। पहली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्लियर ना। तो इसीलिए क्या करना है हमें, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहली चीज़ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ताकि आप एग्जाम टाइम पर रिवीजन कर सकें। दूसरी चीज़ फॉर्मूले सभी याद करेंगे जो मैं आपको यहाँ याद कराऊंगा। तीसरी चीज एमसीक्यूज, हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं खुद से डिजाइन करूंगा एमसीक्यूज क्वेश्चंस कि मैं आपको जो इसमें ऊपर पढ़ाऊंगा इन पर बेस्ड एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन बनाएंगे हम, टॉपिक बेस्ड भी क्वेश्चन बनाएंगे, एंड जो आपके सवाल दे रखे हैं बुक में उनसे भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाऊंगा, खुद से डिजाइन करूंगा, एंड उनमें से बहुत ज़्यादा चांस होंगे आपके एग्जाम में आने के। एक बार भरोसा कर लीजिए बस, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 चीज़ है, आप एक बार इनको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, हमें ये 3 चीज़ पढ़नी है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। और जैसा कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरी क्लास जब भी आप अटेंड करें इस तरह से पढ़ें जैसे कि आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। मुझे ऑफलाइन का ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो आप ऑफलाइन के तरीके से पढ़ेंगे, साथ साथ लिखते भी चलेंगे। कॉपी पेन लेके बैठें प्लीज़ करके, मूवी की तरह से ना देखें इस क्लास को, क्योंकि आपके एग्जाम भी पास में है, इसी से हेल्प होगी आपकी। तो आप सब कुछ इसे ही समझें आप, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी समझें, इसकी कोई फीस नहीं है, बस आप सबका प्यार है, उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सभी चैप्टर्स के पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूले देखेंगे एंड शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले भी लिखेंगे, डेफिनेशंस भी लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के लिख लीजिए आप सभी। पहला चैप्टर हमारा केवल इंटीग्रल नाम था पहले चैप्टर का, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, समाकलन। समाकलन, बहुत टाइम नहीं लूँगा, बहुत फास्ट रहेगी क्लास। पहला पॉइंट लिखिएगा आपका, समाकलन अवकलन की, लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ साथ साथ, चाहे तो आप थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। समाकलन को अवकलन की विपरीत क्रिया कहा जाता है। एक पहला पॉइंट क्या है आपका, समाकलन को अवकलन की विपरीत क्रिया कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, समाकलन क्या होता है, इंटीग्रल इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का अपोजिट प्रोसेस होता है आपका इंटीग्रल। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। इंटीग्रल का साइन आप सभी ने देखा, ये होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन लिखते हैं जिसका इंटीग्रल करना है, पीछे dx लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका इंटीग्रल का साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है,
तो ये जो साइन होता है दोस्तों, ये एस का, किसका, एस का इलोंगेटेड रूप है, एस का इलोंगेटेड रूप है, एस का इलोंगेटेड रूप है, और जिसका अर्थ है जोड़ना, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सम, सम मतलब जोड़ना। तो समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है ना, जोड़ना, यानी सम, सम का एस लिया गया, एस को बढ़ा करके लिख दिया, इसी को हमने इंटीग्रल का साइन बोल दिया है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटीग्रल किसका अपोजिट होता है, तो आप बोलेंगे डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रल का जो साइन होता है किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये जोड़ने को दर्शाता है, सम को दर्शाता है, ठीक है ना। इंटीग्रल का दूसरा मतलब क्या हो गया, जोड़ना हो गया। इतना समझ आया यहाँ तक। अब तीसरी चीज़, हालांकि इंटीग्रल में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनते हैं, फिर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अगली चीज़ देखेंगे, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, जैसे ये वाला फंक्शन, ठीक, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन, ये 2 फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन का एक साथ आपको इंटीग्रल करना हो, एक साथ, ये जोड़ दिया या घटा दिया आपने, तो हम इन दोनों का इंटीग्रल अगर एक साथ करना हो तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस है तो इसका इंटीग्रल अलग कर सकते हैं, किसका, f1x का dx, और प्लस में दूसरा वाला जो आपका क्या है, f2x dx, इसका इंटीग्रल अलग कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तीसरा पॉइंट आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या याद रखेंगे, अगर k कोई कांस्टेंट और पीछे कोई फंक्शन है, मतलब किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर रखा है किसी आपने किसी भी फंक्शन में, तो इस k को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, डेट मीन्स k बाहर आ जाएगा। हमें इंटीग्रल किसका करना है, केवल fx फंक्शन का इंटीग्रल करना है। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसके बाद फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। अगर अकेला कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको बताया था मैंने क्या, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। जब आप इस कांस्टेंट को बाहर लेंगे k को, तो अंदर केवल 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 इंटू dx। तो 1 का जो इंटीग्रल होता है वो x होता है, क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो क्या होता है, x, तो यहाँ पर k के साथ में x लग जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ आ रहा है। अब हम जब इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो पीछे c जोड़ते हैं, c प्लस में c जोड़ते हैं। आपसे c का नाम पूछ सकता है, तो मैं ये c का नाम आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एक बार इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ और इस c के बारे में सुन लीजिए। दिख रहा है नीचे तक का, दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो मैं c के बारे में यहाँ लिख देता हूँ। ये जो c होता है दोस्तों, ये समाकलन स्थिरांक होता है, क्या होता है, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक होता है, ठीक है। इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं इसको, c का ये नाम है। अगर आपसे पूछ भी ले, ये हमेशा केवल और केवल इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही जोड़ा जाता है। अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की स्टडी कर रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल वह इंटीग्रल होता है जिसकी लिमिट नहीं होती, अनिश्चित है वो। यहाँ पर जिसमें लिमिट नहीं दी होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो आपका अनिश्चित समाकलन होगा। उसी में हम केवल c जोड़ते हैं जो इसकी अनिश्चितता को दर्शाता है। किसको, ये इसकी अनिश्चितता को बताएगा, ठीक है। ये c जो जोड़ रखा है आपने पीछे, इतना समझ आया। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, हालांकि c का अगर आपका k है, k कह दो या c कह दो, कुछ भी बोल सकते हैं, k लिखा है मैंने यहाँ। किसी कांस्टेंट का इंटीग्रल करते हैं तब तो उसके साथ में क्या, x लग जाता है। एंड अगर हमें किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करना हो, डिफरेंशियल, k लिख दो या फिर c लिख दो, ठीक है, तो वो हमेशा 0 आता है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रल में x से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि 1 का इंटीग्रल x होता है। इतना समझ आ रहा है। तो c का डिफरेंशियल क्या हो गया, c लिख दो या k लिख दो, एक ही मतलब है, कांस्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, इन सभी पॉइंट्स को एक बार नोट कर लीजिए। हटा दें इसे, अब चलिए इसे हटाते हैं। अब आगे बात करते हैं फॉर्मूले की, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, अभी मैं स्पीड पकड़ लूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखें बस, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगें। उसके बाद आप जितना कहेंगे उतना फास्ट करा देंगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर से केवल इतने ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बन रहे थे शॉर्ट नोट्स में, जो आपको लिखने हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसके सभी फॉर्मूले, और हालांकि बहुत सारे दोस्तों को याद होंगे फॉर्मूले, तो प्लीज़ करके अगर आपको याद भी हैं तब भी रिवीजन कर लें, स्किप ना करें क्लास को, क्योंकि आपसे एग्जाम में फॉर्मूले जब पूछेगा तो आपको ऑप्शन ऐसे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक जैसे ऑप्शन लगते हैं सभी में। आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देखना आप खुद अपने सामने, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको फॉर्मूले में ही कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए फॉर्मूला को अच्छे से दोबारा समझे। अगर आपको याद है पहले से, बहुत अच्छी बात है, आप रिविजन कर लें मेरे साथ साथ। अब बात करेंगे हम किसकी, फॉर्मूले की। तो अभी पहले चैप्टर के फॉर्मूले देख रहे हैं हम। मैं आपको इसी तरह पहले 5 चैप्टर को समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा,
उसके बाद 30 क्वेश्चन करेंगे, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है पहले यूनिट में। इसी तरह दूसरा यूनिट करेंगे, फिर तीसरा चौथा कवर कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में सबसे पहले सबसे प्यारा फॉर्मूला आपका एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, इसमें हम केवल एक जोड़ देते हैं तो एक्स की पावर एन प्लस 1 हो जाता है। जितना पावर में रहता है उतने से ही डिवाइड करते हैं। मैं इस तरह बता रहा हूँ तरीके से ताकि आप याद रखें, क्लियर ना। और प्लस में हम सी कांस्टेंट जोड़ते हैं क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है और सी यहाँ पर समाकलन की स्थिरता को दर्शा रहा है, ठीक है, अनिश्चितता को दर्शाता है। समझ आया इतना। इस पर बेस्ड अगर आपको कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले तो जब भी आपको यहाँ पर कोई पावर दे रखी होगी आपको इसका करना होगा इंटीग्रल। क्या करना है, यहाँ dx मतलब दर्शाता है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, ठीक है। इसका करना है तो आप पता है आपको एक पावर जोड़नी है, 3/3 कर देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। यहाँ पर अगर पावर माइनस में दे देता मैं, क्या माइनस में पावर 2 दे रखी है, प्लस यहाँ कर दिया मैंने dx। अब गलती से भी आप ये गलती मत कर देना, यहाँ पर माइनस का 3 लिख दें। -2 दिया है आपको, एक जोड़ने को बोला है तो -2 में जब भी आप एक जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1। इसीलिए x की पावर -1 आएगी, नीचे भी -1, प्लस में c कर देंगे। समझ आ रहा है इतना। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, माइनस के साइन को आगे रख दो, इसे नीचे लाएंगे तो पावर प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो ये माइनस में 1/x प्लस c हो गया। तो इस तरह से आपको पहला फॉर्मूला हुआ। हटाएं इसको, जस्ट रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला आप समझ गए। दूसरा फार्मूला देखेंगे, दूसरा सेकंड फार्मूला इसी सीक्वेंस में याद करना जिस सीक्वेंस में आपको लिखवाए जा रहे हैं फार्मूले। दूसरा बड़ा प्यारा सा फार्मूला e की पावर x का। e की पावर x का इंटीग्रल सेम रहता है दोस्तों, e की पावर x प्लस में c कर देते हैं, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, मैंने लिख दिया e की पावर -x का बताओ, या मैंने कह दिया आपसे e की पावर x का इंटीग्रल मतलब e की पावर 2x का इंटीग्रल बताओ मुझे क्या होगा। तो आपको क्या पता है, जो पावर होती है वो सेम रहता है। तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है तो 2x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या, जो हम ये फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इनमें अगर x का कोई गुणांक दे रखा हो, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, तो आपको उससे भाग और कर देना। यहाँ x के आगे 2 लिखा है, 2 से भाग कर देंगे प्लस c आ जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर हुआ सभी को ये। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर ये भी कह सकता था आपसे, चलो नीचे देखो कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ो। पहला हो गया फॉर्मूला, ये समझ आ गया इसका यूज। अगर मैं यहाँ कहता e की पावर माइनस का 3x का बताओ इंटीग्रल, तो आप क्या कर देते, e की पावर -3x और x के आगे कितना लिखा, -3 से डिवाइड करते प्लस में c जोड़ देते। समझ आ रहा है, इस तरह से। तो गुणांक होगा उससे भाग कर देंगे, कोई गुणांक नहीं दिया, केवल e की पावर x लिखा है तो सिर्फ e की पावर x ही लिख देंगे, ठीक है, प्लस में c जोड़ देंगे। और अगर e की पावर -x लिखा होता तो आप e की पावर -x लिखते, लेकिन यहाँ x के आगे माइनस आ गया मतलब -1 से भाग करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से आपका दूसरा फार्मूला हो गया। समझते चलिएगा, इससे आपको याद हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, बार बार लिखने से। तीसरा देखिए, ये सिर्फ ये समझे आपकी तैयारी करा रहा हूँ मैं एक तरह से, ठीक है, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम अभी यहाँ। तीसरी चीज़, तीसरा फार्मूला देखेंगे क्या हो गया, x की पावर n हो गया, e की पावर x हो गया। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं कौन सा फार्मूला, log x का। तो आपने पढ़ा था log x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/x होता है, इसीलिए यहाँ पर 1/x का जो इंटीग्रल होगा, क्योंकि मैंने बताया था इंटीग्रल डिफरेंशियल का उल्टा है, तो log x का अवकलन तो होता है 1/x, लेकिन 1/x का समाकलन हो जाएगा log x प्लस में c, यहाँ बेस e रहता है दोस्तों, ठीक है। अगला फार्मूला ये समझ गए ना, ध्यान रखेंगे, क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, x पे पावर जब भी -1 होगी तो उस केस में इस फॉर्मूले को अप्लाई आप नहीं करेंगे, उस केस में ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, नीचे ले आते हैं तो 1/x हो जाता है, इसीलिए इसका log x आ जाता है आंसर। समझ आ रहा है, x की पावर -1 कहीं होगा तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक हैं और बेसिक उठा के पूछेगा आपको एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। तो यहाँ पर आप ये चीज़ भी कह सकते हैं क्या, कि जो n की वैल्यू होगी वो -1 नहीं होनी चाहिए। n की जो पहले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं इसमें -1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ -1 होगा तो 1/x हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला log x होता है। समझ आया। चलिए अगला फॉर्मूला और देख लीजिए, 4 फॉर्मूले ये वाले आपको याद करने ही करने हैं। a की पावर x का फॉर्मूला, a की पावर x का अगर हम डिफरेंशियल करते थे तो गुणा में आपका log a आता था, लेकिन यहाँ पर भाग में आएगा, डिवाइड में आएगा log a, बेस ई रहता है, ठीक है, प्लस में सी जोड़ देंगे। ये 4 फॉर्मूले पहले याद करने हैं। एक बारी सामने देखिए मेरी तरफ, इधर नहीं, मेरी तरफ देख के बोलेंगे क्या क्या, x की पावर n का क्या हो गया, x की पावर n+1/n+1 और प्लस में सी जोड़ना है। सी को भूल जाओ, ये सब जगह जोड़ना ही आपको, अभी के लिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा इसको, ठीक है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तीसरा हमने पढ़ना कौन सा, 1/x का, 1/x का log x होता है। चौथा a की पावर x का फॉर्मूला, a की पावर x अपॉन log a, क्लियर ना।
तो ये आपके 4 फॉर्मूले, पहले ये 4 याद करने हैं, x की पावर n, e की पावर x, 1/x log a। रट लीजिए इस तरह से सीक्वेंस में जैसे बता रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में हेल्प हो। अब 6 फॉर्मूले आएंगे हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वाले, ठीक है, 6 फॉर्मूले। इस तरह से आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनको मिटा रहा हूँ मैं शुरू के 4 को, पहले स्टेप में हमने 4 फॉर्मूले याद किए, अब हम करेंगे कितने, 6 फॉर्मूले याद करेंगे। जस्ट रिवीजन है जिन बच्चों ने पढ़ रखे हैं उनके लिए। 5वें नंबर पर आता है हमारा कौन सा, साइन वाला। पहले लिख लो, पहले नाम लिख लो सबके, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है, हमने पढ़ा है अवकलन तो प्लस में होता था कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस में हो जाएगा कॉस एक्स इसका, ठीक है, माइनस में हो जाएगा कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का प्लस में साइन एक्स होता है, ये ध्यान रखने आपको, ये फॉर्मूले आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्लियर ना। अगला फॉर्मूला साइन कॉस टेन होता है, टेन। अगर हम बात करें दोस्तों टेन की, तो टेन एक्स का हमारे पास डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं होता, डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसीलिए हम टेन की जगह पे पहले सेक स्क्वायर एक्स का पढ़ लेते हैं। हालांकि टेन का भी आएगा आगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टेन का ना लिख के वो लॉग में आता है, मैं वहाँ बताऊँगा लॉग वाले में, ठीक है। फिलहाल आपको याद कैसे रखनी है, हमने साइन का पढ़ा माइनस कॉस, कॉस का प्लस साइन। अब जब हम टेन का पढ़ेंगे तो टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का कर देंगे समाकलन, जो क्या होता है टेन एक्स होता है, ठीक है, प्लस में सी जोड़ दिया। ऐसे ही अगला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, कॉट आता है, कॉट हमने देखा था क्या, कॉट एक्स आता है, साइन कॉस टेन के बाद कॉट आता है। कॉट का हमने डिफरेंशियल देखा था, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो यहाँ पर हम कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, जिसका माइनस में कोट एक्स आ जाएगा इंटीग्रल, समझ आ रहा है। साइन का हो गया, कॉस का फॉर्मूला होता है, लेकिन टेन का इधर ना होकर इधर लिखना, टेन का जो डिफरेंशियल होता था उसका इंटीग्रल है टेन। ऐसे ही कॉट को इधर ना लिख करके इधर लिखेंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट हो जाएगा, ठीक है। अगला 9वें नंबर पे साइन कॉस टेन सेक आता था, सेक का अवकलन आप सबने पढ़ा था, क्या होता था, सेक का अवकलन होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसीलिए हम सेक इधर लिखेंगे। सेक एक्स का अवकलन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन हमारा हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। इस तरह देखो, ये चलना साइन कॉस टेन कॉट सेक वही वाले हैं, बस इधर क्या लिखना है, जिनके अवकलन हमको पता थे वो लिखने हैं। टेन का सेक स्क्वायर था तो सेक स्क्वायर का हो गया टेन, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक इंटू टेन का सेक हो गया। एंड कितने हो गए, 6 हो गए पूरे, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सही है। एक और रह गया कोसेक, लास्ट रह गया, लास्ट कौन सा हो गया, 9 10, छठा 10वां होता है हमारा कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस में सी। ये आपके टोटल 6 ये हो गए, साइन का माइनस कॉस, कॉस का प्लस साइन, टेन, बस देखो माइनस प्लस फिर प्लस माइनस इस तरह चल रहा है, ठीक है। हो सके तो इसको ऊपर लिख लेना, इसको नीचे तो आपको प्लस माइनस चलेगा, ये आप रट लीजिएगा अच्छे से इसको। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, इसके बाद टेन आता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोट एक्स, इसके बाद फिर आगे आएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, फिर कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। इस तरह से आपके 6 हो गए, 10 हो गए। आगे और देखिए, हटाएं इसको, आगे बात करते हैं। देखिए जो आपके यहाँ बीच में बच गए थे 3 फॉर्मूले, हमने क्या किया, साइन कॉस 10 तक तो लिख लिए, बाकी 4 नहीं लिखे थे। बाकी 4 कौन कौन से नहीं लिखे थे हमने, एक तो हमने नहीं लिखा था दोस्तों 10x, ये नहीं लिखा था क्योंकि हमने यहाँ सेक स्क्वायर का 10x कह दिया था। एक हमने नहीं लिखा था कोट एक्स, एक हमने नहीं लिखा था सेक एक्स सीक्वेंस वाले, और एक हमने नहीं लिखा था दोस्तों कोसेक एक्स, ठीक है। हमने क्या किया था, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर था तो हमने सेक स्क्वायर का लिख दिया था 10x। अब यहाँ गलती से ये मत करना 10x का आप सेक स्क्वायर एक्स करते हैं, ये लॉग में होते हैं चारों फॉर्मूले, किस में होते हैं, लॉग में, ठीक है। 10 का आता है लॉग में सेक एक्स, क्योंकि 10 और सेक साथ में थे तो 10 का सेक आएगा, लॉग सेक एक्स, ठीक है, प्लस में सी कर दिया। कोटेक एक्स का जो आता है, सॉरी कोट एक्स का जो आता है वो लॉग साइन एक्स आता है, क्या आता है, लॉग साइन एक्स प्लस में सी। सेक एक्स का जो आता है दोस्तों, सेक एक्स का वो लॉग में आएगा, देखो 10 का क्या था, लॉग सेक एक्स था, तो सेक एक्स का आएगा लॉग में सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स और 10x साथ में रहेंगे इंटीग्रल में, ठीक है, प्लस सी जोड़ दीजिए। कोसेक एक्स का जो आता है दोस्तों लॉग में आता है कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स, ठीक है, कोट और कोसेक वाले में माइनस रहता है और सेक और 10 वाले में प्लस रहता है, इस तरह आपको याद कर लेना, ठीक है। ये 4 भी आपको याद हो गए इजीली।
उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ गए होंगे। तो देखते हैं पहले चैप्टर के फॉर्मूले सभी फिनिश हो गए या कोई और भी बचा है अभी। फर्स्ट चैप्टर वाले, ओनली फर्स्ट चैप्टर वाले, ठीक है, पहले चैप्टर के, यस ये सभी हो चुके हैं। अच्छा, इनके एक एक फॉर्मूले और दे रखे हैं, सेक का भी दिया एक लॉग के टर्म में और कोसेक का भी दिया, 10π/4 + x/2 इसका दे रखा है। इसका एक और फार्मूला दिया है, इसका लॉग में 10, दो फार्मूले होते हैं इसके, ठीक है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। लॉग में 10π/4 और प्लस में x/2 + c, इसका भी रहता है, इसका भी रहता है लॉग में। इसका कितना रहता है, इसका रहता है दोस्तों लॉग 10x/2, कितना रहता है लॉग और 10x/2, log 10x/2 प्लस में c जोड़ देते हैं, ठीक है, सब में जुड़ेगा c तो पीछे। ये दो फॉर्मूले थे, सेक का भी और कोसेक का भी। कभी ये ना पूछ के ये पूछ ले तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। यस, यही फॉर्मूले थे आपके, ठीक है, ये वाले, ये शुरू के फॉर्मूले हो गए आपको कितने, 14। इसके बाद कुछ हमने इनवर्स फंक्शन भी पढ़े थे, तो इनवर्स वाले और फॉर्मूले देख लें। उसके बाद बेसिक वाले फॉर्मूले इसके आपके कवर हो जाएंगे सभी, ठीक है, इसके बेसिक वाले सभी कवर हो जाएंगे आपके। इनवर्स वाले फॉर्मूले और देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएंगे सभी आपके इंटीग्रल के फॉर्मूले पहले चैप्टर के। फिर दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले पे बात करेंगे तीसरे पर, इस तरह से। तो 1 घंटे में सभी हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर आपको क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, 14 तक हो गए थे। 15वां फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इन सब के हमने डिफरेंशियल पढ़े थे। हमने पढ़े थे डिफरेंशियल, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो क्या होता है, 1/√1 में 1 - x² होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो ये टर्म आया था डिफरेंशियल का, इसको इधर लिख देंगे 1/√1 में 1 - x²। इसका जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कॉस इनवर्स का करते थे, कॉस इनवर्स x का, तो उस केस में बस यहाँ माइनस लग जाता था, इसलिए यहाँ पर कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, उसको आप इस साइड ले आएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 की जगह केवल आपको 3 ही फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एक तो साइन इनवर्स का याद कर लीजिए, साइन इनवर्स के बाद एक याद कर लीजिए आप किसका, tan का, तो 1/1 + x² जो होता है वो tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड इसके बाद एक और लास्ट सेक इनवर्स x वाला, 1/x आता है और अंडर रूट में अंदर x² - 1 आता है। इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा प्लस में c, ठीक है। ये आपके हो गए लगभग 17 फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना, लगभग 17 फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। हालांकि इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन के भी कुछ फॉर्मूले दिए हैं आपकी बुक में, लेकिन नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी यार, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो आप, नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको 17 फॉर्मूले लिखवाए हैं, हो सकता है आपने साथ साथ लिखे भी होंगे ये तो, और या फिर आपके पास पहले से होंगे तो आपको याद होंगे। तो इन पहले आपको क्या करना है, जो पॉइंट लिखवाए उनको याद करना है, फिर ये 17 फॉर्मूले बैठ के अच्छे से याद कर लेने पहले चैप्टर के। एक बारी मैं देखता हूँ कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं रह गया पहले चैप्टर का। पहले चैप्टर का और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बचा है दोस्तों, पहले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहले चैप्टर के सभी फॉर्मूले और नोट पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा पूरे यूनिट के, ठीक है। पहले एक बार फॉर्मूले और टॉपिक रिवाइज कर लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले। तो देखिए दोस्तों, सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले। सेकंड चैप्टर है हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अपने कोई स्पेशल फॉर्मूले नहीं है, ये एक मेथड होता है किसी भी अनिश्चित समाकलन को सॉल्व करने का मेथड है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, कैसे करते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम समझेंगे एंड लास्ट में फिर उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो फॉर्मूले की बात करें तो आप इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको किसी भी क्वेश्चन को दे सकता है किस तरह से कि आपको कोई एक फंक्शन देगा और उसी फंक्शन का डिफरेंशियल दे रखा होगा, ठीक है। समझाते हैं कैसे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया ये वाला और आपसे कहा गया आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये जो क्वेश्चन है आपका प्रतिस्थापन विधि का है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। आप कैसे पहचानेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन देगा, या तो गुणा में दे सकता है या भाग के रूप में दे सकता है, और उन दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका डिफरेंशियल दूसरा फंक्शन होगा। मतलब दो फंक्शन में एक फंक्शन का डिफरेंशियल दिया जाएगा दूसरा वाला फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर f(x) कोई फंक्शन है और f(x) का डिफरेंशियल f'(x) दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, f(x) कोई एक फंक्शन है f(x)
और इस एफ एक्स का अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो उसकी वैल्यू है एफ डैश एक्स। इतना समझ आ रहा है? यहाँ पर एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? इसमें हम क्या करेंगे, जिसका हमें डिफरेंशियल दिया गया हो उस फंक्शन को टी मान लेते हैं। क्या करते हैं? जिसका डिफरेंशियल दिया गया हो उसको टी मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे माना जो आपका एफ एक्स है इसको आपने टी मान लिया, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, इतना मानने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y होगा तो y के, जो भी यहाँ होगा उसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अब fx का डिफरेंशियल क्या होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, d, यानी यहाँ लिखा भी हालांकि fx का जो डिफरेंशियल है f डैश x है, तो मैं इसके डिफरेंशियल के प्लेस पे लिख दूंगा f डैश x। इतना समझ आ रहा है? बराबर t का डिफरेंशियल x के सापेक्ष क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, मतलब हो गया x के सापेक्ष डिफरेंशियल, और कर रहे हैं कि इसका t का तो t लगा देंगे। ठीक है, dt अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इस dx को हम इस साइड ला सकते हैं, तो यहाँ से f डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब हमने जिस फंक्शन को t माना है एक तो उसे, और दूसरा जो हमारा डिफरेंशियल निकल के आया था एक उसे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को क्वेश्चन में यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह तो dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dt अपॉन में नीचे एफ एक्स की जगह पे t आ जाएगा, एफ एक्स के प्लेस पे क्या आ गया है, t आ गया। इतना समझ आ रहा है? अब ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, ये क्वेश्चन बन गया 1/t इंटू में dt। इतना समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? अब देखिए, आपने अभी फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो 1/t का हो जाएगा log t। क्या हो जाएगा, log t। तो यहाँ लिख देंगे आप log t, और अनिश्चित समाकलन में हम कांस्टेंट जोड़ते हैं c, तो c ऐड कर देंगे। t की जो वैल्यू है उसको t की जगह रख देंगे। t आपने किसको माना था, f(x) को माना था, तो log t के प्लेस पे आ जाएगा आपका f(x). यहाँ तक समझ आ रहा है? प्लस में c जोड़ दिया, ये क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपको इस मेथड के भी नहीं पूछेगा, सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 14 चैप्टर और केवल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, तो बहुत ज़्यादा कम पूछेगा। एक चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठा लेगा, काफ़ी है, उतना बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, इसलिए आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है ना? तो ये मेथड सभी को समझ आया? इसमें क्या होगा, दो फंक्शन होंगे, जिसका डिफरेंशियल दिया जाता है उसको टी मान लेते हैं, मान करके दोबारा वैल्यू यहीं पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, टी की फॉर्म में आपका इंटीग्रल आता है, फिर टी की वैल्यू फिर से आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, एक ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो इस तरह से आएगा, दूसरा किस तरह से बन सकता है क्वेश्चन इसमें, उसे भी समझ लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें, वो बन सकता है दोस्तों, सेकेंड फॉर्म देखिए इसकी, सेकेंड चैप्टर में 2 ही फॉर्म बनती है मेन। दूसरी फॉर्म क्या बन जाएगी सेकेंड चैप्टर की, दूसरी फॉर्म होगी आपको कोई फंक्शन देगा और यहाँ पर x का कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट दे रखा होगा, कोफिशिएंट मतलब गुणांक दे रखा होगा, प्लस भी हो सकता है बीच में, माइनस भी हो सकता है, इस तरह का f ax प्लस माइनस बी। ax प्लस माइनस बी से मतलब क्या है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, लाइक डेट मैंने कह दिया साइन ax प्लस बी, ये कोई क्वेश्चन है, आपसे कहा इसका आप इंटीग्रल कीजिए। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, पीछे हमने देखा था 2 फंक्शन थे, एक फंक्शन का इंटीग्रल कोई दूसरा फंक्शन था। यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन एक ही होगा, लेकिन जो आपका x होगा उस x के अलावा एक्स्ट्रा फंक्शन दिया जाएगा। x के अलावा क्या होगा, एक्स्ट्रा फंक्शन आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। जैसे x की जगह क्या लिखा है, ax प्लस बी लिखा है, तो x के अलावा जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन दे रखा है उसको पूरे को आप t मान लेंगे। क्या कर देंगे, t मान लेंगे इसको। ठीक है, एक तो टी मान करके कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, हमारे पास दूसरा मेथड भी होता है इसे करने का। ठीक है, बिना टी माने भी हम इसे कर सकते हैं। तो पहले हम बिना टी मान के देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, जस्ट एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा है क्या कि साइन एक्स का हमें फॉर्मूला पता है, इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, हमने इससे पहले चैप्टर में देख लिया फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस, और एक्स की जगह जो कुछ भी लिखा पूरा नोट कर दो, ए एक्स प्लस बी। इतना समझ आया, समझ आ रहा है? कांस्टेंट पीछे सी हम ऐड करते ही करते हैं। अब इसके बाद यहाँ x का जो भी गुणांक होता है, x का यहाँ जो भी गुणांक दिया जाएगा उससे भाग और कर देना है। x का गुणांक यहाँ क्या है, a है, तो हम यहाँ पर a से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, a से डिवाइड और कर देंगे यहाँ पर हम, तो हमारा आंसर आ गया माइनस में कॉस ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। इसी को हम t मान करके भी कर सकते थे। टी मान देखो, वैसे तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया, हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हमें इसी अप्रोच को लेके चलना है। इसके अलावा टी मान के कैसे करते हैं, इसको टी मान के समझ लो। मैंने क्या बताया, x के अतिरिक्त जो कुछ लिखा है पूरे फंक्शन को, x के साथ पूरे फंक्शन को टी मान लो। तो आप लिख देंगे इसमें क्या माना, ax प्लस बी बराबर आपने टी मान लिया। टी मानने के जस्ट बाद हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। जब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस में सिंगल अकेला कांस्टेंट हो उसका 0 हो जाता है, टी का क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ a आ गया, इस dx को इस साइड ले आओ तो a dx बराबर हो गया dt। इतना समझ आ रहा है ना? आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, a को इधर ला के केवल dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dx जो आ गया आपका 1/a इंटू dt आ गया। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए जो आपका क्वेश्चन था इसमें। जब इसमें पुट करेंगे तो साइन हो गया यहाँ पर साइन, और इसको t माना है पूरे को, यहाँ t आ जाएगा, ठीक है। इंटू में dx की वैल्यू क्या आ रही है, dx की वैल्यू देख लीजिए 1/a इंटू dt आ रही है, 1/a इंटू dt। समझ आया? 1/a को बाहर ले लेंगे यहाँ से, साइन का माइनस कॉस t होता है तो माइनस में कॉस t हो जाएगा, प्लस में c जोड़ देंगे। इतना क्लियर हुआ? तो माइनस आगे लगा दो 1/a इंटू में कॉस t, किसको माना था हमने, t माना था ax प्लस b को, ax प्लस बी और प्लस में c जोड़ देंगे। ये आंसर देख लीजिए, सेम वही आंसर आया है जो हमारा यहाँ आ रहा था, सेम आंसर है, बिल्कुल एज इट इज सेम आंसर आया है। सभी को दिखाई दे रहा है? यस, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। तो ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो गया इसके लिए, तो आप इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ना लगा के डायरेक्ट कीजिएगा, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा और जो भी x का गुणांक होगा उससे भाग कर देंगे। अब देखो जल्दी से, इस तरह के कितने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अभी मैं आपको। पांचों चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे एक बारी, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। जैसे इसी में आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है e⁻ax माइनस बी, आपसे कहा जाए आप इसका इंटीग्रल कीजिए, इसका कीजिए इंटीग्रल। कैसे करेंगे? तो e⁻x का जो फॉर्मूला होता है वही लगा दीजिए, e⁻x माइनस बी हो गया। अभी क्या बताया था आपको, प्लस में c जोड़ना ही है। क्या बताया था आपको अभी कि x का जो भी गुणांक होगा उससे भाग कर देते हैं, तो कर दीजिए। x का गुणांक यहाँ पर क्या a है तो a से डिवाइड कर दिया, प्लस c हो गया आंसर। समझ आ रहा है? इसके अलावा और भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्या, tan 2x माइनस 3, आपसे कहा आप इसका कीजिए इंटीग्रल। तो tan का आपने पढ़ा है, लॉग में आता है tan का, tan में फॉर्मूला क्या होता है, log sec x होता है। तो log sec x के प्लेस पे 2x माइनस 3 है, 3 लिख दिया, प्लस में c जोड़ दिया। यहाँ x का गुणांक क्या 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बिना सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्टली कर सकते हैं। सिर्फ जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और x का जो भी गुणांक है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। इससे ज़्यादा सेकंड चैप्टर में आपका नहीं बनेगा, इजी क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा आसान। तो दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो टी मान के कर लीजिएगा, दो फंक्शन जब दिए होंगे, एक का अवकलन दूसरा फंक्शन दिया हो तब टी मान के करना है। इसके अलावा अगर एक ही फंक्शन में x का कोई कोफिशिएंट दे रखा हो, पीछे कोई भी कांस्टेंट जोड़ रखा हो, तो इस केस में सिर्फ x के गुणांक से भाग कर देना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज आपको लगा देना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। दूसरे चैप्टर में और कुछ एक्स्ट्रा नोट मत कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ एक ये वाली फॉर्म लिख लीजिएगा। इसका क्या करते हैं, जब भी हम इंटीग्रल करते हैं तो इसका जो इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे और कांस्टेंट से, वो जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरे चैप्टर पर आते हैं, और थर्ड चैप्टर है हमारा कौन सा, चैप्टर नंबर तीसरा है हमारा, आई थिंक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा। एक बार देख लेते हैं तीसरे चैप्टर का नाम, थर्ड चैप्टर, यस, खंड से समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तीसरे चैप्टर में क्या है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मतलब है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हों तो उनको आप बाई पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी अलग अलग सेक्शन में तोड़ के सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी दो फंक्शन आपको दे दिए जाए, इसमें एक ही सिंगल फॉर्मूला है तीसरे चैप्टर में, सिर्फ रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। आप इस पर 3-4 स्टार बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको रट के जाइएगा। कोई भी दो फंक्शन है, सपोज एक u है और दूसरा v है, आपको दोनों को इनटू में दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया है, और आपसे कहा जाए आप इसका इंटीग्रल बताइए क्या होगा। क्या कहा जाए, इंटीग्रल बताइए क्या होगा। ध्यान से समझेंगे क्या होगा, मैं तीनों तरीके से लिखवाऊंगा, थ्योरी की फॉर्म में भी लिखिएगा, यूवी की फॉर्म में भी लिखिएगा, फर्स्ट सेकंड की फॉर्म में भी लिखिएगा, किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो u एंड v दो फंक्शन है, तो क्या करेंगे आप, जैसे आपने डिफरेंशियल का पढ़ा था बचपन में फॉर्मूला, बचपन से मतलब है पिछले सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में, दो फंक्शन है इनका डिफरेंशियल आप करते थे, तो क्या होता था, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल या पहला फंक्शन एज इट इज लिखते थे u पहला फंक्शन, दूसरे का अवकलन, ऐसे, प्लस में दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन u, या फिर आप ऐसे भी लिखते होंगे कि पहले का अवकलन दूसरा फंक्शन, दूसरे का अवकलन पहला फंक्शन, मतलब एक को डिफरेंशिएट करते थे और दूसरा सिंगल छोड़ देते थे, इस तरह से करते थे। ये डिफरेंशियल में करते थे आप ऐसा। इंटीग्रल में आप क्या करेंगे, इंटीग्रल में भी आपको सेम एज इट इज इसी तरह से चलना है। कैसे, पहला फंक्शन एज इट इज लिख दो, फर्स्ट फंक्शन सेम लिख दिया आपने, और इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले का करेंगे इंटीग्रल। क्या, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल,
v का कर दिया इंटीग्रल। समझ आया? बीच में माइनस लगाते हैं, अवकलन में प्लस लगाते थे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल माइनस जो पहला वाला फंक्शन होता है u वाला, इसका करते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को मैंने डैश लगा के दर्शा दिया है, या फिर आप d/dx भी लिख के दिखा सकते हैं। डिफरेंशियल का मतलब d/dx भी लिख के दिखा सकते हैं, या फिर डैश भी लगा सकते हैं, चाहे जैसे दे दे, दोनों तरीके से आपका सही होता है। ठीक है, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल कर दिया, इनटू में दूसरे वाले का करते हैं इंटीग्रल। दूसरा v था, v का कर देंगे इंटीग्रल। ठीक है, इस तरह से इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, और इन दोनों का जो इनटू आएगा उसका टोटल का कर देते हैं इंटीग्रल। समझ आ रहा है क्या कर दिया? फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, दूसरे का करेंगे इंटीग्रल, माइनस में पहले वाले का डिफरेंशियल, दूसरे वाले का इंटीग्रल, दोनों के इंटीग्रल का इनटू जो होता है उसका फिर से कर देते हैं इंटीग्रल। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आपको फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, आपसे कहा गया इन दोनों का कीजिए आप इंटीग्रल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पहला फंक्शन लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रल, याद करिए साथ साथ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, माइनस में फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल पर डैश लगा दिया मैंने सिर्फ। ठीक है, इनटू में सेकंड वाले का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx लगा दिया। समझ आया इतना? फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल और टोटल का इंटीग्रल, ये फर्स्ट सेकंड की फॉर्म में हो गया। यहाँ डिफरेंशियल का चिन्ह लगा लीजिएगा डैश, या फिर d/dx भी लिख सकते हैं इसके साथ, इतना आप सभी जानते होंगे, होप सो। ठीक है, या करके लिख लीजिएगा ये, या फिर ये, या फिर थ्योरी की फॉर्म में भी लिख लेंगे। आप क्या, दो फंक्शन दिए हैं आपको, प्रथम फंक्शन और द्वितीय फंक्शन के गुणनफल का समाकलन, है ना। दो फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं, दो फंक्शन के गुणन का समाकलन। अगर आपको दो फंक्शन के गुणन का समाकलन करना है तो कैसा करते हैं, प्रथम फलन लिखते हैं आप, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फिर गुणा में दूसरे वाले फंक्शन का, दूसरे मतलब द्वितीय फंक्शन का समाकलन, द्वितीय फंक्शन का समाकलन। ठीक है, ये तो कितना हो गया आपका, पहला पार्ट हो गया फर्स्ट यहाँ तक का, माइनस से पहले का, कि प्रथम फंक्शन दूसरे का समाकलन, फिर माइनस लगाते हैं। ठीक है, माइनस लगा के क्या लिखेंगे आप, एक ब्रैकेट लगा लीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा क्या, प्रथम फलन का क्या करते हैं, अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, गुणा में, इधर लिख देते हैं, इधर गुणा में द्वितीय फंक्शन का समाकलन, द्वितीय फंक्शन का समाकलन, दूसरे फंक्शन का समाकलन, दोनों का गुणा कर दिया, अब इसका भी समाकलन, का समाकलन। इस तरह से ये आप सभी को याद करना है। ये थ्योरी की फॉर्म में हो गया फॉर्मूला, समझ पा रहे हैं? तो आप ये थ्योरी की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड की फॉर्म में भी, और यूबी की फॉर्म में भी पूछेगा ही पूछेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, प्लीज़ करके इसको रट लेंगे। ठीक है, रट लेंगे अच्छे से। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, और फिर टोटल का इंटीग्रल। याद हो जाएगा ना, इजी है। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई और फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये बताइए, दो फंक्शन दे देगा आपको, कहेगा इनमें से कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ किस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और किसको आप सेकेंड मानेंगे। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए एक बारी। ठीक है, दो फंक्शन है यू और बी, किसको फर्स्ट मानेंगे, तो जो आइलेट के क्रम में, किसके, आइलेट में जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। मतलब आइलेट के क्रम में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, बाद वाले को सेकंड मानेंगे। ठीक है, जैसे आइलेट को मैं इस क्रम में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको फुल फॉर्म पता चल जाए इसकी। आइलेट का पहले से आपको पता होगा, हालांकि आई फॉर इनवर्स फंक्शन होता है दोस्तों, इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स में भी कौन से, ट्रिग्नोमेट्री वाले इनवर्स फंक्शन आते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एक्सेट्रा। इस तरह से ETC लगा दो पीछे। ठीक है, तो इनवर्स वाले, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाले फंक्शन होंगे अगर किसी के उस समय, तो उसको पहला मानेंगे। ठीक है, अगर वो नहीं होंगे तो लॉग वाले याद रखिएगा, लॉग वाला होगा तो उसको पहला मानेंगे। तीसरा एलजेब्रा वाले याद रखिएगा, अगर एलजेब्रा वाले होंगे तो उसको मानेंगे आप। ठीक है, एलजेब्रा वाले को, बीजगणित वाले, एक्स की कोई पावर दे देगा, एक्स की पावर n दे दी, 4 दे दी, एक्स की पावर 3 दे दी, कुछ भी पावर हो एक्स पे, कुछ भी पावर। ठीक है, या ETC लगा दीजिएगा पीछे, इस तरह का कोई भी होगा।
ठीक है, एक्स की पावर वाले सभी अलजेब्रा होते हैं। इसके बाद आपका क्या आता है, आइलेट टी आता है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, बिना इन्वर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये सब, ठीक है। इसके अलावा ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, जैसे ई की पावर एक्स दे दिया जाए आपको, या फिर ए की पावर एक्स दे दिया जाए, ये सबको आप द्वितीय फंक्शन मानेंगे हर केस में, ठीक है, लास्ट वाला है इसलिए। तो आइलेट के क्रम में हम मान लेते हैं इनको, फर्स्ट सेकंड किसको मानते हैं। इसमें इतना ही था कॉन्सेप्ट, इसका सिर्फ इतना था केवल तीसरे चैप्टर का। अब आते हैं चौथे चैप्टर पर। चौथे चैप्टर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है, आप उसे हटा सकते हैं, क्योंकि आंशिक भिन्न आपका काफ़ी बड़ा होता है, बहुत रेयर कंडीशन में पूछेगा आपसे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 14 चैप्टर है भाई, किस किस में से क्या क्या पूछेगा। तो आप फिर भी अगर चाहते हैं आंशिक भिन्न को सीखना, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, जस्ट एक लाइन में आपको बता देता हूँ। इसमें 3-4 टाइप होते हैं, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है, हमारा रिवीजन का टाइम है, इसलिए मैं अभी के लिए इसे स्किप कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको बता दूँ किस तरह के होते हैं क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं 2-3 टाइप के बनते हैं। एक तो ऐसे बनते हैं 1 नीचे कोई 2 फैक्टर देगा, जैसे आपको यहाँ दे दिया जाए x+1 दे दिया, इधर आपको दे दिया जाए x+2, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कहा जाए कि आप इसका इंटीग्रल कीजिए, तो यहाँ पर क्या है, नीचे हर में क्या होगा, x की घात ज़्यादा होगी ऊपर से, ऊपर x की एक भी घात नहीं, यहाँ देखा तो 2 घात है, x का x में गुणा करेंगे x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे आपके फंक्शन होंगे, कुछ फैक्टर होंगे, गुणनखंड होते हैं नीचे। तो ये गुणनखंड 2-3 टाइप से दिए जाते हैं। एक बार तो कैसे, सिंगल अलग अलग गुणनखंड दे रखे होंगे, इनको हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। कैसे, नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग है ये, ठीक है ना। दूसरा एक रिपीटिंग होता है आपका, रिपीटिंग से मतलब क्या है, जैसे x+1 लिख दिया और यहाँ x+2 की पावर 2 लिख दिया, ये रिपीटिंग हो गया, क्योंकि x की पावर 2 आ गया, x+2 की पावर 2 मतलब ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग वाले आते हैं। इसके अलावा 2 घात वाला आता है, जैसे यहाँ x+1 लिखा है, तो यहाँ लिख दिया जाए x² + 2, तो यहाँ x पर 2 घात दे दी, ठीक है। ये वाले कौन से हो गए आपको, 2 पावर वाले हो गए, इस तरह से। फिर आगे 2 पावर वाले और रिपीटिंग भी आ जाते हैं। तो इस तरह 2-3 टाइप बनते हैं मेन। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो केवल फर्स्ट टाइप का पूछ सकता है, सिर्फ फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप का क्या पूछ सकता है, क्योंकि छोटे रहते हैं, हालांकि ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा होगा। सेकंड और थर्ड टाइप का आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसे आप स्किप कर सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, ठीक है। अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए। हम किसको बात करते हैं, केवल फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, जिसमें नीचे वाले गुणनखंड कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे और सिंगल पावर के होंगे, लीनियर नॉन रिपीटिंग, यानी एक घात वाले हैं और रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसका सबसे पहले इंटीग्रल करने के लिए आपको पहचानना क्या है, नीचे फैक्टर दिए होंगे, x की पावर हर में अंश से ज़्यादा होगी नीचे पावर, ठीक है। अगर फैक्टर दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो पहले करने पड़ेंगे आपको, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, इनके आंशिक भिन्न कैसे करते हैं, मैं आपको ये एक बार सिखा देता हूँ, आंशिक भिन्न, जिससे आपको कोई कैसी भी तकलीफ ना हो इन्हें करने में, यानी पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं इसको, पार्शियल फ्रैक्शन। मैं शॉर्ट में PF लिख दे रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, सीखते हैं। देखिए, दोनों फैक्टर्स को पहले लिख लीजिए नीचे, बाद में लगाइएगा इंटीग्रल का साइन, अभी हम आंशिक भिन्न सीख रहे हैं, ठीक है। जितने भी फैक्टर हों, कौन से, लीनियर वाले, जिन पर हाथ ना लगी हो कोई भी, पहले वाले को a के नीचे लिख दीजिए, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ सिर्फ आपका। दूसरे वाले को b के नीचे लिख दीजिएगा, और अगर तीसरा होगा तो उसको c के नीचे लिख देंगे, ऐसे जोड़ करके अलग अलग करके, ठीक है। इसके जस्ट बाद आप दोनों तरफ का LCM लेते हैं, तो इधर तो पहले से ही है आपके पास LCM, इधर तो पहले से ही आपके पास LCM है, हमें किधर का लेना है, इस साइड का लेना है। जब आप इस साइड का LCM लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ जाएगा x+1 और यहाँ जाएगा x+2, a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, a x+2 प्लस में b का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा x+1, इतना समझ आ रहा है। तो नीचे वाले इधर और इधर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, जो बच गया उसे लिख दीजिए, यहाँ बच गया 1, इधर क्या बच गया, a बच गया, और x+2 प्लस में b और x+1। आई होप सो यहाँ तक कोई कैसी भी दिक्कत नहीं होगी, इतनी इक्वेशन सभी बना लेंगे। अब यहाँ से आगे हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है दोस्तों, a और b की सिर्फ वैल्यू निकालनी है। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको a और b की वैल्यू निकालने का। आपको जो फैक्टर यहाँ पर नीचे दिए होंगे, इसको 0 के बराबर रख के देख लो। जैसे आप यहाँ x+1 है, अगर आप x+1 को 0 के बराबर रख के देखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी निकल के, -1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो और अगर आप इसको, दूसरा क्या, ये वाला फैक्टर है, अगर आप इसको 0 के बराबर रख के देखेंगे
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2, क्या आई -2। तो एक बार x बराबर -1 रख दो इस समीकरण में, एक बार आप x बराबर -2 रख देना इस समीकरण में, आपकी दोनों वैल्यू निकल आएंगी a और b की। इसके अलावा कुछ और नहीं रखना है आपको, सिर्फ इनको देख करके रखना होता है। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको 0 के बराबर रख के देखो, x का जो मान निकल के आएगा इस समीकरण 1 में रखेंगे। ऐसे फिर दूसरे वाले को 0 के बराबर रख के देखो, x की जो वैल्यू निकल के आएगी इस इक्वेशन में रख देंगे। सबसे आसान तरीका होता है ये, ठीक है। चलिए रख के देखते हैं। पहले कितना रखेंगे? -1 रखेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर, मैं लिख करके क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आप अभी शुरुआत है सीख सकें, एग्जाम में डायरेक्ट करना है आपको बहुत इजीली, ठीक है। चलिए रखेंगे यहाँ पर, तो इधर तो 1 था, यहाँ रखिए a आ गया, यहाँ पर आपने कितना रखा? -1, तो -1 + 2, ठीक है। प्लस में इधर b है, इधर -1 और इधर प्लस का 1, समझ आया? तो ये तो हो गया आपका 1। इधर कितना होगा? a ब्रैकेट में -1 + 2 प्लस का 1 बचेगा, इधर 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू समझ आई। ऐसी दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे? इसको अगर 0 के बराबर रखते हैं आप, तो x का मान -2 आता, तो x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इस बार क्या रखना? -2 रख दीजिए। जब इसमें -2 रखेंगे तो ये 1 है, यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं, यस, ये 1 है बराबर, इधर रखना है -2, तो a आ गया -2 प्लस में 2, ठीक है, प्लस b आ गया, इधर रखा -2 प्लस में 1, तो क्या आ गया? 1, ये तो हो गया 0। इधर कितना बचेगा आपका? इधर बचा -1, कितना बचा? -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस इधर चला जाएगा, -1 आ गया, a का मान +1 आ गया, b का मान -1 आ गया। इतना सभी को समझ आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। a और b की जो वैल्यू आई है, जो आपने आंशिक भिन्न किए थे अलग अलग, यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको इस क्वेश्चन के आंशिक भिन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको हटा दें, इसको हटाते हैं और मैं a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो अब जो आपका ये वाला था जिसका आपको इंटीग्रल करना था, इसके टुकड़े कर दिए आपने, a की जगह 1 रख दिया एंड b की जगह पे -1 रख दिया, समझ आया। अब आपको इसका इंटीग्रल ना करके इसका इंटीग्रल कर देना है, और जब ऐसे क्वेश्चन का हम इंटीग्रल करते हैं तो अलग अलग कर देते हैं, दोनों का अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 dx, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस लगा लेंगे। इंटीग्रल ऑफ 1/x + 2 इंटू dx, समझ आ रहा है। तो 1/x का log x होता है, तो इसका हो जाएगा 1/x की जगह यहाँ x + 1 है तो log x + 1, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? log में x + 2, प्लस में c जोड़ दीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो सिर्फ आंशिक भिन्न में इतना कुछ था। आपसे केवल फर्स्ट टाइप का पूछेगा, अभी मैं आपको सेकंड टाइप और थर्ड टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मौका मिला थर्ड सेम का मैथ आप सबको पढ़ाऊंगा मैं, तो वहाँ पर मैं आपको आंशिक भिन्न पूरा रिपीट करा दूंगा। जल्दी ही शुरू कर लेंगे थर्ड सेमेस्टर का मैथ भी हम, तो वहाँ आपको और डिटेल में समझा देंगे। अभी टाइम को देखते हुए एग्जाम के अप्रोच से पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो आपका ये वाला चौथा जो चैप्टर था आंशिक भिन्न, इसमें सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे तो सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का होता है, टाइप 1 का। टाइप 2 और टाइप 3 का नहीं पूछेगा, बहुत बड़े होते हैं। हटा दें, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ रहे हैं, 25 क्वेश्चन ही तो आएंगे, कहाँ से पूछेगा। जो बता रहे हैं बस उतना आप पढ़ लीजिए अच्छे से, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। पाँचवा चैप्टर में पहले चैप्टर की तरह थोड़े ज़्यादा फॉर्मूले हैं दोस्तों। पाँचवा चैप्टर है कुछ विशेष समाकलन, यानी सम स्पेशल इंटीग्रल। तो पहले हम इसके फॉर्मूले सभी देख लेते हैं। इसके फॉर्मूले ही बहुत ज़्यादा स्पेशल है अपने आप में, क्योंकि इसके जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एक तो इनमें से फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, यानी कोई सा भी एक फॉर्मूला पूछ लेगा इस चैप्टर का। इसके अलावा डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फॉर्मूले काफ़ी बड़े हैं और कन्फ्यूजिंग होते हैं। इसीलिए मैं आपको तरीके से याद कराऊंगा, सिस्टमिक तरीके से आपको याद करना है, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। बात करें पाँचवें चैप्टर के फॉर्मूले की, तो इसमें लगभग आपके 10 फॉर्मूले बनते हैं इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम आप समझ गए, कुछ विशेष समाकलन, जो कि पाँचवा चैप्टर है आपका। इसका सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, 3-3 करके आप फॉर्मूले याद करेंगे सीक्वेंस में, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट 3 फॉर्मूले देखते हैं। हमने पढ़ा था tan इनवर्स x का जो मतलब 1/1 + x² का जो इंटीग्रल होता है, tan इनवर्स x होता है। हमने क्या पढ़ा था? 1/1 + x² इंटू dx। ये हमें पता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इसका जो इंटीग्रल होता है कितना होता है? tan इनवर्स x होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 की जगह पर कोई भी नंबर दे सकता है। कोई भी नंबर से मतलब क्या, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, 10, कुछ भी दे सकता है। तो आपको मैंने मान लिया a दे दिया सपोज, ठीक है, तो a का स्क्वायर,
ऐसा कोई नंबर देगा यहाँ पर जिसका आप स्क्वायर कर सकें इजीली। अगर नहीं भी कर पाएंगे स्क्वायर तो आप रूट में लिख के स्क्वायर लगा सकते हैं उस नंबर पर, ठीक है। तो 1/(a² + x² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये भी tan इनवर्स x के ही पदों में होता है, लेकिन यहाँ पर a आ रहा है इसलिए आगे आ जाता है 1/a और इनटू में tan इनवर्स x/a आ जाएगा, कितना x/a। समझ पा रहे हैं, प्लस में c ऐड कर देते हैं। इतना समझ आया आप सभी को, ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला आपको लिखना है यहाँ पर दूसरा, देखिए बिल्कुल इसके जैसे ही फार्मूले आएंगे बाकी आगे वाले। कौन कौन से, एक में तो क्या करिए आप इसको माइनस कर दीजिए, प्लस वाले की जगह माइनस, तो a² - x² हो जाएगा dx। एक और फार्मूला तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x² और यहाँ प्लस माइनस में a², मतलब पहले x² को लिख दिया माइनस करके पीछे लिख दिया a² × dx, ठीक है। ये तीनों फार्मूले समथिंग सेम होते हैं, ध्यान रखेंगे। प्लस वाला किस में होता है आपका tan इनवर्स में होता है, माइनस वाले दोनों लॉग में आते हैं, ठीक है, लॉग में। तो लॉग में लिखेंगे तो यहाँ भी 1/2a लिखते हैं एंड यहाँ भी 1/2a लिखते हैं, इतना कर लेंगे। इसके बाद आप लॉग लिखेंगे दोनों में, इसमें भी लॉग इसमें भी लॉग, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको लॉग के अंदर क्या भरना है, अब यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पर इस लॉग के अंदर हमें इसके फैक्टर लिखने होते हैं अपॉन की फॉर्म में। फैक्टर क्या होंगे, a² - x² का फॉर्मूला लगा दो, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a - x और दूसरे ब्रैकेट में आता है a + x, यही आता है ना। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर को अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे। बस ध्यान इतना रखना है, जब a पहले होगा तो ऊपर वाला टर्म प्लस का लेंगे आप, यानी a + x और नीचे आएगा a - x, समझ आ रहा है। लेकिन जब x पहले होगा तो इस केस में ऊपर वाला टर्म माइनस वाला आएगा और इसके फैक्टर क्या होंगे, x - a होंगे, यानी x - a और नीचे हो जाएंगे x + a। इतना समझ आ रहा है ना। तो ये बहुत आसानी से आपको तीन फार्मूले इजीली याद हो जाएंगे। अब जो अगले तीन फार्मूले होंगे उनमें क्या होगा, इन नंबर्स पर रूट लग जाएगा, बस इन पे क्या होगा नीचे रूट में आ जाएंगे ये, और बाकी फिर और तीन फार्मूले बनेंगे उनमें क्या होगा, यही तीनों रूट के अंदर होंगे लेकिन 1/ नहीं होगा, यानी 1 के नीचे नहीं होंगे अपॉन में, डायरेक्ट रूट में लिख दिए जाएंगे। समझ आ रहा है ना। तो अगले तीन की बात करें हम, तो यहाँ पर मैं चौथा फार्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ। चौथा वाला फार्मूला क्या बनेगा, इन्हीं पर रूट लगा दीजिए। हम लिख देंगे 1/√, में पहले आप साइन इनवर्स वाले टर्म का फार्मूला लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने पढ़ा है साइन इनवर्स के लिए a² - x² वाला, यानी हमें पता है 1/√, में 1 - x² होता तो ये साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर a लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर a लिखा है तो वही बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो पहला फार्मूला था tan इनवर्स का, tan इनवर्स में हम आगे 1/a लेते हैं, लेकिन साइन इनवर्स में आगे 1/a नहीं लिखते हैं, ठीक है। बस पीछे आप c जोड़ दीजिएगा सब जगह, पीछे सभी में आपको c जोड़ देना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है सभी को, क्लियर ना, यस। चौथा बात करते हैं पाँचवें फार्मूले की। तो पाँचवा जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, हम इस पे लगा चुके रूट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसको प्लस में लिख देना है, एक बार x² को पहले लिख देना है, ठीक है, माइनस वाला ही। तो चलिए मैं पहले माइनस प्लस में लिख देता हूँ इसको। अंडर रूट में क्या कर देंगे आप, a² + x² × dx। क्या हो जाएगा फार्मूला, ध्यान से समझिएगा। ये तो आपका साइन इनवर्स का हो गया, जैसे यहाँ पर पहला किसका था आपका, tan इनवर्स का था, बाकी दोनों लॉग के थे। यहाँ भी आपका माइनस वाला ये जो हो गया साइन इनवर्स का हो गया। अब बाकी जो दो बचे हुए हैं, एक तो ये हो गया, एक और लिख देते हैं इस साइड को, छठा फार्मूला 1/√, में क्या आ जाएगा, अब इस x² को पहले लिख दो, x² - a², ठीक है, × dx। ये अगला फार्मूला हो गया। क्या बन जाएगा, दोनों के लॉग में होंगे, लेकिन यहाँ पर 1/2a आता है, यहाँ 1/2a नहीं आएगा, केवल लॉग लिखेंगे डायरेक्ट। और लॉग में अंदर क्या आएगा, इसमें बस x में जोड़ के लिख दीजिए इसको, x + अंडर रूट में a² + x²। समझ आ रहा है। अब प्लस में c पीछे जोड़ दीजिए। सेम इसमें भी यही काम करना है आपको, क्या लॉग में लिखना है, x में जोड़ के लिख दीजिए x + अंडर रूट में a² - x², प्लस में पीछे c ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा छठा फार्मूला। सभी को क्लियर हुआ ना, सबको समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, यस, ठीक है। ये 6 फार्मूले हो गए। आगे देखिए 7वां फार्मूला, 7, 8, 9 और 10, ये 4 फार्मूले और आएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन खींच लीजिए बीच में, इधर के फार्मूले हो गए हमारे 3 और 3 6 याद हो गए सभी को। अब तक आपके 1/ में चल रहे थे, अब बिना 1/ वाले चलेंगे, बट बिना 1/ से पहले आप एक फार्मूला और याद रखेंगे। यहीं पे ये लिखा है, अब अगर आप यहाँ पर आगे x लिख देते हैं, यहाँ पर x × x² - a², तो ये आपका सेक इनवर्स का फार्मूला होता है। आप सभी ने पढ़ा है 1/x रूट में x² - 1 होता है, तो ये सेक इनवर्स x का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ a लगा हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा।
और सेक इन्वर्स में x अपॉन a आ जाएगा, ठीक है, प्लस में c ऐड कर देना है पीछे, तो ये सेक इन्वर्स हो गया। ध्यान क्या रखना है आपको, साइन इन्वर्स में 1/a नहीं आता, टेन इन्वर्स में आता है और सेक इन्वर्स में आता है आगे 1/a, याद रहेगा। अब मैं आपको 3 फॉर्मूले और लिख रहा हूँ, आप इन्हें एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, सिर्फ 3 फॉर्मूले और देखेंगे अच्छे से। देखिए अब आपको क्या करना है, बिना रूट के लिखने हैं फॉर्मूले, मतलब बिना 1/, के लिखने हैं, रूट तो लगाएंगे। पांचवें चैप्टर का आपका 8वां फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में पहले साइन इन्वर्स वाला यानी a² माइनस x² dx। इसके बाद आगे के आप बना सकते हैं इजीली, क्या कर देंगे आप, इसको पहले प्लस में लिख दीजिए इस तरह से x² और 10 में पे क्या लिख दीजिए, पहले x² को लिख दीजिए और माइनस में a² कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। ये 3 फार्मूले भी आपके तैयार हो जाएंगे अच्छे से। लिखिए क्या क्या होंगे इनके फार्मूले, तो ये भी आपके किस में रहेंगे, देखो ये साइन इन्वर्स x वाला है, तो इनमें क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से सुनेंगे, जब भी आपका 1/, ना लगा हो, डायरेक्ट रूट में हो, तो आपको आगे लिखना है 1/2, ठीक है। मैं तरीके से बता रहा हूँ, आप ट्रिक समझ सकते हैं इसको याद करने के, क्योंकि बुक में थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, बता दूंगा बुक में क्या फार्मूला है। 1/2 है, बाहर लिख लेना, सभी में लिखना है आपको आगे 1/2, यहाँ भी 1/2, ठीक है, सब जगह 1/2 लिखने के बाद अब क्या करना है, ये जो लिखे हैं तीनों टर्म, इनमें x से गुणा कर देना सिंपल। यहाँ पर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a² माइनस x², इसमें भी x से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये क्या है a² प्लस x², इसमें भी x से कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x² माइनस a²। यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं की, आगे 1/2 और सभी के साथ x का गुणा करके लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये प्लस में, ये किसका होता है, साइन इन्वर्स x का होता है, तो यहाँ पर सब में a² करना है प्लस, यहाँ भी प्लस में a² करना है, लेकिन जिसमें माइनस है वहाँ पर माइनस में a² करना है। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये साइन इन्वर्स x का था, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका साइन इन्वर्स x अपॉन a हो जाएगा, ठीक है, इतना, ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। यहाँ क्या करेंगे आप, ये दोनों लॉग वाले होते थे, तो यहाँ लॉग लिखेंगे, और लॉग वाले कौन से, इसको x में जोड़ के लिख देंगे आप, x प्लस अंडर रूट में a² प्लस x², ये फार्मूला भी आपका कंप्लीट हुआ। इसमें क्या करेंगे आप, इसको भी x में जोड़ के लिखेंगे लॉग के साथ, तो x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a², ठीक है। अब आपकी बुक में क्या दे रखा है, सिर्फ इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है और कुछ चेंजिंग नहीं है। बुक में लिखा होगा यहाँ x/2 होगा, यहाँ a²/2 होगा, यहाँ पर भी ये वाला 2 अंदर गुणा होगा, तो यहाँ x/2, यहाँ a²/2, यहाँ भी x/2, इधर a²/2 होगा। तो उम्मीद है आपको ये सभी फार्मूले भी अच्छे से तैयार हो गए होंगे एंड याद हो गए होंगे फार्मूले। तो आपके ये 5 चैप्टर के ओवरऑल जितने भी फार्मूले थे इंटीग्रेशन के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने सभी समझा दिए हैं। लगभग 1 घंटे में हम कवर कर चुके हैं इसको। अब आगे देखते हैं हम MCQs क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका कि आपको वेट था। तो अब चलते हैं MCQs क्वेश्चंस की ओर, जो कि हम 5 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको इससे ही आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, उतने ही क्वेश्चन, इसी बेस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए इसको रफ करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं MCQs क्वेश्चंस के। 2 MCQs आपके सामने लिखे हुए हैं, टोटल हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब चूंकि ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, थोड़े से सॉल्व भी करने पड़ते हैं, तो इसीलिए एक साथ स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन आपको शो नहीं हो सकते, तो 2-2 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। और कोशिश कीजिएगा सबसे पहले इनको क्वेश्चन को देखकर ही आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड अगर आपसे नहीं हो पाता है, आप जो मैं सॉल्व करूँगा उसे चेक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कर भी लेते हैं तो आंसर चेक करने के लिए वीडियो को आगे बढ़ा के आप जल्दी से भी क्लास को कवर कर सकते हैं। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझेंगे आप। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है क्या, इंटीग्रल करना है आपको इसका, और ये 4 ऑप्शन है, बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर पहले देखें आप, तो ये लॉग का प्रॉपर्टी है, जब भी आपको दिखाई दे लॉग में जो बेस है वही ऊपर नंबर लिखा हो, सेम हो, जैसे लॉग a बेस पे a लिखा है, या लॉग e बेस पे e लिखा होता, या फिर लॉग x बेस पे x होता। जब बेस सेम होता है नंबर के, तो इस केस में 1 वैल्यू होती है, इसकी कितनी होती है 1। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप इसको याद रखेंगे, क्लियर। प्लस आगे बात करें, अब यहाँ पर आपने ये दूसरी प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ी होगी, अगर लॉग में m की पावर n हो, ठीक है, तो इस n को हम आगे ले आते हैं, n इंटू लॉग m हो जाता है, ये भी आपने पढ़ा है। या फिर यहाँ पर जो n होता है इसको हम पावर में यहाँ ले जाते हैं, लॉग m की पावर n कर देते हैं, जैसे यहाँ कर रखा है। तो हम यहाँ भी यही कर सकते हैं, इस 2 को ले जाएंगे x की पावर में, इस x को ले जाएंगे a की पावर पे ले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये e की पावर में हो जाएगा लॉग
और यहाँ कितना था, x था, x का स्क्वायर हो गया, प्लस में इधर क्या हो जाएगा e और log a की पावर x हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है। इसका हमें करना है इंटीग्रल, यहाँ dx लगा देंगे। क्लियर हुआ? ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली एक। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और मैंने फिर से वही बताया था आपको, जब log में कोई बेस ना लगा हो तो उसका बेस हम कितना मान लेते हैं, e मान लेते हैं। यहाँ भी बेस e है, तो जब भी e की पावर में log बेस e होता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, बिकॉज e फॉर एक्सपोनेंशियल होता है जो एंटी लॉग की तरह कार्य करता है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ 1 बच गया, प्लस ये e और log कैंसिल हो गए, क्या बच गया, x स्क्वायर, प्लस यहाँ भी e और log कैंसिल हो गया, a की पावर x बच गया। अब आप इजीली इसका इंटीग्रल तो कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। 1 का इंटीग्रल x हो जाता है, प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक जोड़ देते हैं पावर, तो x की पावर 3 हो गया अपॉन 3 हो गया। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a होता है, log a, ठीक है। प्लस में कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। मैंने पहले ही कहा था कोई भी MCQ जैसा नहीं होगा आपका जो 2-3 लाइन से एक्स्ट्रा में हो, 2 लाइन में सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा करेक्ट है आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। पहले का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। यस, समझ आया सभी को? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रल दे रखा है आपको सेकंड क्वेश्चन में, और यहाँ दिया इंटीग्रल ऑफ cos log x अपॉन x, इसका करना है। तो आपको मैंने बताया था सेकंड चैप्टर का है ये क्वेश्चन, आपका सब्स्टिट्यूशन वाला है। इसमें आप log x को t मान लो। मैंने कहा था जिसका भी आपको डिफरेंशियल दिया जाता है उसको t मानते हैं। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है जो क्वेश्चन में दे रखा है। या फिर दूसरा तरीका मैंने ये कहा था, एक्चुअल में यहाँ x होना चाहिए था, cos x होता है, एंगल x होना चाहिए, लेकिन x के अतिरिक्त कुछ और लिखा है, उसको t मान लो, ठीक है ना। तो इसको t मान के सिंपली कर सकते हैं। आप लिख दीजिएगा यहाँ क्या मान लिया आपने कि log x बराबर क्या है आपका, t है। log x t है, जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो जहाँ पर आपको ये dx आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। dx की वैल्यू क्या आ गई, x को इधर ले जाओ तो x इंटू डी टी हो गया, x इंटू डी टी। अब dx की वैल्यू और log x की वैल्यू क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है उसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, ये cos log x के प्लेस पे कितना हो जाएगा t, तो cos t हो गया, इंटू नीचे आपका अपॉन में नीचे x है, और जो dx है dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x इंटू डी टी है। तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा, cos t बच गया इंटू डी टी बच गया। cos t का इंटीग्रल sin t होता है, sin t, प्लस में c ऐड कर देंगे। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। t किसको माना था आपने, t माना था log x को, तो sin log x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। sin log x प्लस c कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन ए। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, क्लियर हुआ ना क्वेश्चन ये। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन्हें रफ कर दें, आप स्क्रीनशॉट इनका भी ले लीजिए। अब अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। एक बार आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है आपको, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का इंटीग्रल करना है, और ऑप्शन में सभी जगह आपको साइन और कॉस दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको साइन कॉस के टर्म्स में लिख लीजिए, ठीक है। साइन और कॉस के टर्म्स में जब आप इन्हें लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके, तीसरा इंटीग्रल ऑफ, यहाँ है 1 + 10 होता है, आप सभी जानते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन x अपॉन कॉस x हो गया ये, अपॉन में 1 माइनस ये हो गया साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है। इधर क्या है dx, यहाँ तक समझ आ रहा है। आगे एलसीएम जब लेंगे अपॉन 1 इधर कर लीजिए, अपॉन 1 इधर कर लीजिए, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, इधर cos x का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा कितना, cos x प्लस साइन x, ठीक है। अपॉन में ये वाला cos x और नीचे वाला cos x आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x। समझ पा रहे हैं, ये इतना हो गया इसका dx। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ध्यान से देखें, नीचे वाले का डिफरेंशियल दे रखा है ऊपर। कैसे, क्योंकि आप जब cos x का करते हैं डिफरेंशियल तो क्या आता है आपका, cos x का माइनस साइन x आता है, और साइन x का आता है आपका प्लस का cos x, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन x तो ये आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है और आपका माइनस में cos x आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, आप नीचे वाले को t मान लीजिए, आपने मान लिया नीचे वाले को t, माना cos x माइनस साइन x बराबर t। जब इसको t मानेंगे और आप डिफरेंशियल करेंगे तो आपको पता है cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है,
यहाँ माइनस लगा हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो जाएगा, इधर डी एक्स बराबर इधर डी टी। इस माइनस को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, जब माइनस कॉमन लेंगे आप यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, और जो माइनस कॉमन लिया उस माइनस को इधर ले आओ तो माइनस डी टी हो गया। इतना समझ आ रहा है। यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इस साइड को ले आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर क्या लिखा है आपका, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कह दो, एक ही मतलब है, इनटू में डी एक्स, इस टोटल की जगह पे आ जाएगा डी टी माइनस का, ठीक है। यहाँ पुट कर दीजिए तो इसकी जगह क्या आ गया आपका, माइनस का डी टी आ गया, अपॉन में नीचे वाला पूरा आपने टी माना था, यहाँ ध्यान से देखिए इसको क्या माना है टी, तो यहाँ टी रख दिया। समझ आया इतना। अब 1/t क्या होता है, 1/t log t होता है, log t हो गया, ठीक है, प्लस में c ऐड कर देंगे। अब जिसको t माना है वो रख दीजिए, t किसे माना है, cos x माइनस साइन एक्स को, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस लॉग, और t की जगह पे क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और प्लस में आपने c ऐड कर दिया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को। आप इसे नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, और उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप सभी को, क्लियर ना। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने इसका, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ऑप्शन बी cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, सिर्फ फॉर्मूले का आंसर आपको देना है। u इंटू बी का फॉर्मूला पूछा है, दो फंक्शन है u और b, आपको क्या बताना है, आपको बताना है अगर दो फंक्शन u इंटू बी किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं u और b, और आपको क्या बताया था, पहला फंक्शन लेते हैं दूसरे का इंटीग्रल करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल, यहाँ तक ठीक है। फिर माइनस आता है बीच में, देखो प्लस वाला तो वैसे ही गलत हो गया, यहाँ प्लस है, ये भी गलत हो गया प्लस वाला। इन दोनों में से सही से चेक करेंगे, ठीक है। सही से चेक करने का मतलब क्या, पहला क्या लेते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल। तो यहाँ पर आप देखें तो पहला फंक्शन u है आपका, और यहाँ पर पहला फंक्शन की जगह पहले दूसरा ले रखा है, ये भी गलत हो गया। आपका ये बिल्कुल राइट होगा, आप चेक कर लीजिए। पहला फंक्शन हो गया दूसरे का इंटीग्रल, माइनस में पहले वाले u का डिफरेंशियल करते हैं, ये कर रखा है, एंड दूसरा वाला जो b है इसका करते हैं इंटीग्रल, और फिर टोटल का इंटीग्रल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था इस क्वेश्चन में आप सभी से, क्लियर ना। यस, दिखाई दे रहा सभी को। चलिए अब इसको रफ करते हैं और अगले दो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। 4 हो गए हमारे, 2 और लिखते हैं। इसी तरह से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पहले लिख ले रहा हूँ जिससे आपका टाइम बच सके, ठीक है। तो इसे रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 5वें क्वेश्चन में, दो फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, क्या लिखा है, एक लिखा है x और दूसरा है e की पावर x dx। तो एक को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को सेकंड। फर्स्ट और सेकंड मानने का रूल क्या है, आइलेट के अनुसार मानते हैं, जो आइलेट में पहले आता है। e फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, e की पावर x वाला, ये तो सबसे लास्ट में ही आता है, तो आपको इसको सेकंड मानना है, e की पावर x वाले को। e की पावर x आप सेकंड मान लेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट, ठीक है। फॉर्मूला आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्या होता है आपका फॉर्मूला इसका, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ले लिया इनटू सेकंड का इंटीग्रल, यानी e की पावर x का इंटीग्रल करना है, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल, यानी x का करेंगे डिफरेंशियल, तो x और dx अपॉन dx हो जाएगा। ये सेकंड का करेंगे इंटीग्रल, e की पावर x का इंटीग्रल, और इन दोनों के इनटू की जो वैल्यू आएगी उसका कर देते हैं टोटल का इंटीग्रल। इतना समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे वाले का इंटीग्रल, फिर टोटल का इंटीग्रल। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ गया, ये आएगा x आएगा आपका, e की पावर x का सेम रहता है, e की पावर x माइनस, ये कैंसिल हो गया, और e की पावर x का इंटीग्रल क्या आएगा, e की इंटीग्रल का साइन ब्रैकेट के अंदर ये तो 1 हो गया, ये हो गया e की पावर x इंटू में dx। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से आपका, x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रल सेम रहता है, e की पावर x, ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी। सभी को समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, मेन तो आपके फॉर्मूले हैं, और इंडेफिनेट इंटीग्रल आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से, काफ़ी सारे लेक्चर पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं हम इन पे। मेन आपके 2D 3D शायद थोड़ा वीक पॉइंट होंगे तो उन पर और ज़्यादा ध्यान देंगे, बट इन्हें भी कर लेते हैं एक बारी। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, आपको बताया था जिसका डिफरेंशियल दिया होता है उसको t मानते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, इसी को t मान लीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, मान लीजिए t, तो आप लिख देंगे माना, छठा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, माना e की पावर x बराबर t है, डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का सेम e की पावर x रहेगा,
इसका डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, तो डी एक्स इधर लिख देते हैं, डी टी इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है क्या, आप देख सकते हैं ई की पावर एक्स की जगह पे तो आपको टी रखना है और ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी रखना है, ठीक है। पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, तो ई लिखेंगे यहाँ, और ये जो ई की पावर एक्स है इसको क्या कर दीजिए, टी कर दीजिए, तो टी आ गया। इनटू में इस ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख दीजिए, डी टी रख दिया, क्लियर हुआ। अब ई की पावर टी का ई की पावर टी ही होगा इंटीग्रल प्लस में सी, यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी किसको माना है आपने, ई की पावर एक्स को, तो ई की पावर एक्स हो गया प्लस में सी, ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को। चलिए अब अगले दो क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। 7 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला है, एक बार आप वीडियो को रोक के अच्छे से फार्मूले को पढ़िए, इसका आंसर बताइए एंड फिर आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ। मैंने आपको अभी लास्ट 5वें चैप्टर के जो फार्मूले बताए थे उनमें से एक फार्मूला है ये। तो शुरू में 3 फार्मूले आप सभी को लिखे थे और मैंने क्या कहा था, जिसमें प्लस आता था वो होता था tan इनवर्स वाला, माइनस वाले में क्या कहा था, लॉग वाले होते हैं। तो चारों ऑप्शन में लॉग वाले हैं, आगे तो 1/2 लॉग आता है, सभी में है, ठीक है। अब इस अंदर क्या लिखते हैं, अंदर बताया था इसके फैक्टर लिखते हैं। इसके फैक्टर 2 होंगे, कौन कौन से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, एक तो होगा x माइनस ए और एक होगा आपका x प्लस ए, इतना आप सभी जानते हैं। तो इनमें देखिए ये तो पहले से ही गलत हो गया आपका, ये वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा x माइनस ए और x प्लस ए है, इसमें उल्टा लिखा है, पहले a लिखा है बाद में x लिखा है। और कौन सा, और ये वाला गलत हो गया, सी वाला एकदम देख लीजिए आप चेक करके, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है, जबकि पहले x आ रहा है तो पहले x माइनस ए और x प्लस ए होना चाहिए था। अब इन दोनों में ध्यान से चेक करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें x होता है पहले उसमें ऊपर वाला टर्म माइनस वाला लेते हैं, ऊपर वाला माइनस वाला लेते हैं, डेट मीन्स आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, डी ऑप्शन, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। समझ आ रहा है ना, ये गलत है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपका अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे और 1 की भी वैल्यू लिखेंगे। 1 कितने की वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ आ रहा है, इधर dx लगा दीजिए, ठीक है, इंटू में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, डेट मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इधर अंडर रूट है इंटू dx, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल साइन एक्स बच गया और प्लस में कॉस एक्स बच गया dx। इसका इंटीग्रल करेंगे, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रल और कॉस एक्स का प्लस में साइन एक्स होता है इंटीग्रल, प्लस में सी ऐड कर दीजिए। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन ए में लिखा है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। सभी को समझ आ रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्लियर हुआ सभी को। चलिए हटा दें इसे, अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। नवे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है sec x अपॉन sec x प्लस 10x, इसका आपको इंटीग्रल करना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको टिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो sec x प्लस 10x है, अगर मैं इसमें नीचे sec x माइनस 10x का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसीलिए इसमें मैं क्या करूँगा, कॉन्जुगेट कर दूंगा, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हर वाले का चिन्ह बदल के। तो यहाँ लिखा है sec x प्लस 10x, आप क्या कीजिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले का साइन चेंज करके, यानी sec x माइनस 10x और अपॉन में यहाँ भी क्या हो जाएगा sec x माइनस 10x, इधर dx। इतना समझ आ रहा है। अब अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो sec x का इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x हो गया, इधर करेंगे तो sec x इंटू 10x हो गया। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो नीचे हो जाएगा कितना, ये sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और ये टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है जो नीचे है, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि sec स्क्वायर x जो होता है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है। अगर आप इसकी जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर x रखेंगे तो 10 स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचता है।
या आप कह दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो जब इसको आप 1 रख देंगे तो क्या बचेगा, केवल ऊपर वाला बचेगा, और इनको आप अलग अलग कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर लीजिए इंटू डी एक्स हो गया, माइनस इसको अलग कर दीजिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू में डी एक्स। समझ पा रहे हैं। अब आपको अगर इसका इंटीग्रल करना हो तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स यानी टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स आएगा, तो पहले टेन एक्स आना चाहिए। टेन एक्स किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है टेन एक्स और एक इसमें आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए आपका प्लस का टेन एक्स, क्योंकि आगे प्लस है, तो प्लस का टेन एक्स वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस में सेक एक्स ही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसकी अगली जो लाइन आएगी वो सीधे ये आएगी जो कि आंसर है, ठीक है ना। चलिए इसको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला है, आप देख सकते हैं ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। हालांकि ये क्वेश्चन होता है पूरा आपका बाई पार्ट्स का, जिसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के हम सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा पूरा सॉल्व करें, इसीलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर याद कर लीजिएगा एज ए फार्मूला। एज ए फार्मूला इसका आंसर क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है आपका ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इसका फार्मूला होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, एंगल में तो बी एक्स ही रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह बी एक्स रहेगा, बिकॉज यहाँ पर एंगल में बी एक्स था। समझ आ रहा है, तो वो तो सब जगह लिखा था बी एक्स, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, जबकि यहाँ पर माइनस वाला था, ये तो ऐसे ही गलत हो जाता। ये प्लस वाला था, लेकिन प्लस वाले में यहाँ क्या कर रखा है, बीच में प्लस कर रखा था, जबकि बीच में यहाँ माइनस आता है। एग्जैक्ट फार्मूला कहने का मतलब है कि इसका फार्मूला ये होता है, इसको आप रट सकते हैं, एक तरह से याद कर सकते हैं कि ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये रहता है इसका फार्मूला। तो 10 में का आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या, 3 की पावर एक्स है। यहाँ 3 से मतलब है कोई भी नंबर आपका यहाँ पर लिखा आ सकता है। ठीक है, नंबर लिखा हो उसकी पावर में एक्स हो, तो उसका फार्मूला आप सभी को बताया था। यहाँ नंबर से मतलब है, इसको ए समझ लीजिए आप। क्या समझ लीजिए, ए। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रल आप सभी जानते हैं क्या होता है, ए की पावर एक्स का सेम ए की पावर एक्स रहता है और अपॉन में लॉग ए हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉग ए। समझ आ रहा है। अब ए की जगह पे कुछ भी लिखा हो उसी को रख दीजिए। ए की जगह पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 लिखा है, क्या हो जाएगा 3 की पावर एक्स अपॉन लॉग 3, 3 की पावर एक्स अपॉन लॉग 3। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसका, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, 3 की जगह 10 लिखा दे सकता है, 10 की पावर एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर एक्स अपॉन लॉग 10 हो जाएगा। समझ आ रहा है, इस तरह से आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये। अगली बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आसान क्वेश्चन है। आप इसमें क्या कीजिए, नीचे +1 है तो ऊपर भी आप +1 और -1 अपनी तरफ से कर दीजिए। ठीक है, मैथ का रूल होता है, कर सकते हैं आप ऐसा। तो इसको रफ करते हैं और मैं इसे सॉल्व कराता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन को। इंटीग्रल ऑफ यहाँ एक्स स्क्वायर है, मैंने अपनी तरफ से एक जोड़ दिया, एक घटा दिया ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ डी एक्स है। इसको अलग अलग कर दीजिए आप, किसको, प्लस वाले को अलग कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक तो ये कर लिया अलग आपने, -1 के नीचे भी लिख दीजिए इसको, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसको अलग कर दिया। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, केवल 1 बचेगा, 1 इंटू डी एक्स माइनस। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, एक लाइन आपकी शॉर्ट हो जाएगी। क्या 1 का इंटीग्रल क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया माइनस। ये फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स का होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये आपका आंसर आ गया। अब चेक कर लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ आया सभी को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। 13वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इस वाले के नीचे भी लिख देंगे इन दोनों को, माइनस में इसके नीचे भी लिख देंगे दोनों को। तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, ये साइन की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू
कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ आया। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे स्क्वायर से पावर ख़त्म, तो यहाँ साइन अपॉन कॉस कर लीजिए, 10 हो गया, और 1 अपॉन कॉस जो बचेगा वो सेक हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा आपका कितना, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, माइनस यहाँ अगर आप देखेंगे तो इससे ये पावर कट गई, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और एक साइन और बचेगा वो कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा कितना, ये कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है इतना? यहाँ तक समझ आ गया कैसे कर दिया? आगे बस फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल सेक एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है, और एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा। प्लस में कितना हो गया अब ये, कोसेक एक्स प्लस सी। तो चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में लिखा है, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन डी। सभी को समझ आया? बस 2 लाइन में सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, अलग अलग करना था दोनों को। अगला क्वेश्चन ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं आप, ई की पावर ए एक्स का सेम ई की पावर ए एक्स होगा, और एक्स का जो गुणांक होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो पहला टर्म तो सभी जगह सही है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। आगे अगर इसकी बात करें, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो माइनस वाला सही होगा, माइनस कॉस वाला, तो माइनस कॉस वाला ये है माइनस कॉस बी एक्स, और एक्स का गुणांक बी है, बी से भाग कर दिया, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 1 लाइनर, जो एक एक लाइन में सॉल्व होंगे डायरेक्ट, बहुत टफ नहीं आएंगे। पहली बात तो आधे तो लगभग फॉर्मूले ही पूछ लेगा आपसे, ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा इस तरह के। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यही पैटर्न रहेगा, बहुत टफ नहीं करेगा क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर बेस्ड लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हटाएं इसको, चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या लिखा हुआ पढ़िए ध्यान से। यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक और आ चुका है आपका पीछे, जिसमें ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स था, तो आपको यहाँ से रिलेट करने में भी काफ़ी हेल्प होगी। जब भी आपका यहाँ पर कॉस बी एक्स होगा, देखिए साइन हो या कॉस हो, आगे वाला टर्म तो सेम रहता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट वाले टर्म को ध्यान से सुनना है आपको। क्या, जब भी कॉस बी एक्स होगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस में आएगा, पहली चीज़ तो ब्रैकेट के अंदर प्लस में आएगा। तो अगर प्लस में देखा तो प्लस वाला आपका एक ही ऑप्शन था, भी करेक्ट हो गया। अब प्लस में भी आता है तो क्या आता है, प्लस में ए कॉस बी एक्स आता है, और प्लस में बी साइन बी एक्स आता है। क्या आता है, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। अगर यहीं पे साइन होता, साइन, तो साइन के केस में ब्रैकेट के अंदर माइनस आता है, और माइनस भी आएगा तो पहले साइन वाला टर्म लेंगे, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। साइन होता तो ये सी ऑप्शन करेक्ट रहता, कॉस बी एक्स है तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। समझ आ गया? आगे इस क्वेश्चन का अगर आप इंटीग्रल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले सेक एक्स का अंदर कर लीजिए मल्टीप्लाई। जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस में सेक एक्स इंटू 10x। समझ आ रहा है? इधर dx। अभी आपने पढ़ा था पीछे फार्मूला, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है, एंड सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल सेक एक्स होता है, प्लस में c ऐड कर दीजिए। अब चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है सेक एक्स प्लस 10x, और ऑप्शन बी में है 10x प्लस सेक एक्स। एक ही मतलब होता है दोनों का, प्लस में है तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसको रफ करते हैं और अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हटा दें इसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18। सबसे पहले 17वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा हुआ cos 2x और यहाँ लिखा है 2 sin स्क्वायर x। तो आप यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, जिसमें कि 2 sin स्क्वायर x आता हो। तो क्या होता है वो फॉर्मूला, ये वाला, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये cos 2x का फॉर्मूला हो गया, प्लस में पीछे कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स है, और अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ आया? ये माइनस का, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x होता है, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन बी। सभी को समझ आया? अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 18वें क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ये क्यूब रूट का साइन है, ठीक है। ये अगर 3 मल्टीप्लाई में होता तो यहाँ से अलग होता है, यहाँ पर क्या है क्यूब रूट में है ये,
मतलब यहाँ पर ऐसे रूट लगा करके अगर यहाँ 3 लिख दिया इस रूट के अंदर, तो इसका मतलब है 1/3 पावर है। ये इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर था, इस क्यूब रूट को हम कर देंगे कितना 1/3 पावर इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आगे क्या कर सकते हैं आप इसको गुणा करेंगे पावर्स का, 2/3 हो जाएगा, एक्स की पावर 2/3 इंटू डी एक्स हो गया। यहाँ तक समझ आया। अब आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, जो पावर होती है उसमें एक हम ऐड कर देते हैं। अगर आप इसमें एक ऐड करेंगे 2/3 में 1 ऐड करेंगे, जितना ऐड करते हैं उतना ही नीचे लिखते हैं अपॉन में, और प्लस में सी ऐड कीजिए, 3 1 3 और 2 5 हो गया, ऊपर हो जाएगा 5/3, नीचे भी 5/3 होएगा, प्लस में सी। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस में सी। ये इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन चेक कर लीजिए, 3/5 और एक्स की पावर 5/3। ऑप्शन इसका भी बी करेक्ट आंसर है, इसका भी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, यस ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यहाँ भी cos 2x है, यहाँ भी cos 2x है। तो आप cos 2x के फॉर्मूले लगा दो, और ऐसे वाले फॉर्मूले जिसमें कि 1 आपका कैंसिल हो जाए। तो आप यहाँ देखें ध्यान से, ये 1 है माइनस, यहाँ लगाएंगे साइन वाला, क्योंकि साइन वाला क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है, जिससे कि 1 प्लस का और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। नीचे कौन सा लगाएंगे आप, नीचे देख लीजिए, यहाँ 1 है, प्लस में यहाँ cos वाला लगाइए। cos में पहले आता है cos 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है, ये लगा दिया फार्मूला इंटू डी एक्स। ये हमने cos 2x के दोनों फार्मूले होते हैं, एक साइन के टर्म्स में लगा दिया, दूसरा cos के टर्म्स में लगा दिया। यहाँ से आगे क्या होगा, अगर इस माइनस को हटाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। नीचे क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 cos स्क्वायर x डी एक्स। यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos 10 होता है, तो ये बच गया 10 स्क्वायर x। 10 स्क्वायर x का इंटीग्रल का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, आप इसको सेक स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो, तो सेक स्क्वायर x -1 हो जाएगा, इधर है डी एक्स। अब कर दीजिए सॉल्व। सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x होता है, -1 का x होता है, प्लस में c, तो 10x -1 प्लस 10x -x प्लस c आंसर हो गया, 10x -x प्लस c। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हटा दें इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, e की पावर x इंटू साइन e की पावर x है। तो आपको यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रल डिफरेंशियल दिया गया था, इसको आप t मान लीजिए, माना e की पावर x बराबर t। तो आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x dx बराबर dt आएगा। ये वैल्यूज आप क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्या क्या पुट करेंगे, साइन है, e की पावर x की जगह t रख दिया, इंटू e की पावर x dx बचा, इसकी जगह dt रख दीजिए। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस और t की वैल्यू क्या है, e की पावर x है और प्लस में c है, तो माइनस में कॉस e की पावर x प्लस c। ऑप्शन चेक कीजिए, देखिए दोनों सेम दे रखे थे, लेकिन माइनस वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझ आ रहा है सभी को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। एक एक करके करते हैं दोनों को सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, इसको रूट लगा हुआ है, रूट को हम क्या कर देते हैं 1/2 पावर कर देते हैं, तो हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस में। सेम यहाँ भी करेंगे, जब आप नीचे करेंगे x की पावर 1/2 और उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, x की पावर माइनस का 1/2, ठीक है। और पीछे क्या है dx, इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है dx। अब यहाँ से फार्मूला आप लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, एक पावर जोड़ देते हैं, आधे में अगर आप एक जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो गया। नीचे भी क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, प्लस माइनस हाफ में अगर आप +1 करेंगे तो प्लस का हाफ बचेगा 1/2। नीचे भी क्या आएगा 1/2 प्लस में c। ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ +1 करना है, इसमें भी +1 करना है, और अपॉन में जो आएगा वो सेम लिख देना है, जो पावर होती है उसे ही अपॉन में लिख देते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो गया, अपॉन में 3 x की पावर 3/2, प्लस में ये 2 भी ऊपर जाएगा तो 2 हो गया, x की पावर 1/2 प्लस में c। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है आपका, ऑप्शन चेक कीजिए 2/3 x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2। ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है।
हटा दें इसको। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, बस 4-5 क्वेश्चन और करा रहे हैं, बाकी आपको होमवर्क के लिए दे देंगे टेलीग्राम पर PDF, वहाँ से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है, सिंपल x की पावर 3 का डिफरेंशियल दे रखा है, तो x की पावर 3 को t मान के कर लीजिए। यहाँ से x की पावर 3 को आपने मान लिया t, जब t मानेंगे 3 आगे आएगा, यहाँ x² हो गया dx बराबर आ जाएगा dt। 3 को नीचे ले आओ तो x की पावर x² इंटू dx की वैल्यू आ जाएगी कितनी, dt/3, ठीक है। ये आगे वैल्यू x की पावर 3 बराबर यहाँ t था। इनको उठा के क्वेश्चन में रख दो। क्या क्या है क्वेश्चन में, e की पावर में x की पावर 3 को t माना है, तो यहाँ t हो जाएगा x² dx की वैल्यू dt/3 है, तो dt/3 को बाहर ले लो 1/3 करके। आगे सॉल्व करेंगे तो e की पावर t का e की पावर t ही हो जाएगा, प्लस में c जोड़ दीजिए तो 1/3, और e की पावर t की जगह पे वैल्यू रख दीजिए। t कैसे माना है, x की पावर 3 को, तो x की पावर 3 प्लस में c। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा करेक्ट है, 1/3 वाला ऑप्शन करेक्ट है। 1/3 x की पावर x की पावर 3, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए आप 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड चैप्टर की ओर मूव कर लेंगे फिर, मतलब एक यूनिट हमारी 5 चैप्टर की पूरी कंप्लीट हो चुकी है लगभग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को। तो दोस्तों अब ये 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, आप एक बार पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन है। एक तो 23वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, इसके साथ इसके 4 ऑप्शन ये लिखे हुए हैं, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन ये लिखे हुए हैं आपके सामने, एंड 25वां क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन ये हैं। 26वें क्वेश्चन के केवल 2 ही ऑप्शन लिखे हैं, इनमें से आप कोई सा एक ऑप्शन टिक कर देंगे, दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। एंड 27 और 28 के मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप इनके भी आंसर ज़रूर बताएं करके क्वेश्चंस को। इनके आप ABCD करके ऑप्शन दे सकते हैं कि 23 में का A या B जो भी है, ऐसे ही 24 में का, 25, 26, 27 का, 27, 28 का आप आंसर लिख देंगे क्वेश्चन के साथ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आप सभी का नाम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा कि किस किस बच्चे ने होमवर्क किया है पूरी ईमानदारी के साथ। गलत होता है सही होता है, मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा मैं क्लास ओवर होने के बाद। तो आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करके कमेंट्स ज़रूर करें कि इनमें से किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एंड जिनमें ऑप्शन नहीं दिए हैं उनका आंसर क्या होगा आप टाइप कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं आप सभी के कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल था, इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, जहाँ जितनी प्रैक्टिस कर लो आप। इसके अलावा अगर आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी बुक है उस बुक के एग्जाम्पल्स लगा लीजिए, जो कि केवल 1 लाइनर होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो 2-2 लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फॉर्मूले याद करें, बिकॉज फार्मूले पे बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। एक आध 2 क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल हैं, तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको। अब हम अगली क्लास लेके आएंगे, सिंगल मैराथन में ही पूरा डेफिनिट इंटीग्रल कवर करेंगे, जो कैलकुलस का पार्ट 2 है। उसमें हम इंटीग्रल के एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, मतलब निश्चित समाकलन भी पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, अनुप्रयोग जो होते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे, मतलब इस बैच का सेकंड पार्ट लेके आएंगे बहुत जल्द, जिसमें हम डेफिनिट इंटीग्रल की पूरी स्टडी करेंगे। यूनिट सेकंड के 5 चैप्टर सिंगल क्लास में कवर करेंगे, एंड उसके बाद अगली क्लास में 2D ज्योमेट्री, एंड देन आफ्टर आपके 3D ज्योमेट्री। तो 4 लेक्चर में पूरा मैथ पहले हम रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जितना टाइम बचेगा फिर मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जितना हो सके जो मैं ये शुरू के 4 लेक्चर दे रहा हूँ, प्लीज़ करके आप इन्हें ज़रूर देखें। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपके इसी में से फंस जाएंगे एग्जाम में। शॉर्ट नोट्स बना लें आप, जिससे कि आप एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें शॉर्ट नोट्स में देख करके, तो आपको डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक अपने एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरह से करते रहिए। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, और मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।